अब बात करते हैं यार कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ बोले पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पहले इसकी बात करेंगे भैया। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है ना, एंड कूलम्स लॉ यहीं पे लिख लो, एंड कूलम्स लॉ। हाँ, कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ही चीज़ के दो, एक ही क्या बोलते हैं ना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक Q चार्ज रखा है जिसको बोल रहे हैं Q1, और इस जगह पे रखा है एक Q2 चार्ज है ना, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, दोनों ही ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है तो ये सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ठीक है। तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को अपने अपोजिट डायरेक्शन में धकेलेगा, बोलेगा चलो उधर निकल। ये चार्ज इस वाले चार्ज को इधर की तरफ धकेलेगा। अच्छा, ये कैसे धकेलेंगे भैया? अगर ये Q2 है तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसको कैसे बोलते हैं जरा ध्यान से सुनना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी कि पहले वाले चार्ज पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू सेकंड वाला चार्ज, पहले वाले चार्ज पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू सेकंड वाला चार्ज। ये क्या रहा? तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा भैया? यहाँ पे फोर्स लगेगा भैया 2-1। हाँ, यहाँ पे लगेगा फोर्स 2-1, यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है ना। दूसरे वाले पे लगने वाला फोर्स कारण कौन है? पहले वाले के कारण। दूसरे पे लगने वाला फोर्स किसका कारण? पहले वाले के कारण। इसको बोलते हैं फोर्स 2-1। समझ में आया? अब वेक्टर क्वांटिटी है इसके ऊपर, ये लगा लो, वेक्टर साइन लगा लो भैया। फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। हाँ भैया, अब यहाँ पे सुनना, यही जो फोर्स है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, यही फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है भैया। दो चार्ज के बीच में लग रही है, हाँ, और अपोजिट डायरेक्शन में लग सकती है, अट्रैक्टिव नेचर भी हो सकती है, हाँ। तो इसी फोर्स का नाम अपन ने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर यार दो चीज़ें होंगी, ऑब्वियस सी बात है। फोर्स है तो मैग्नीट्यूड होगा भैया, मैग्नीट्यूड होगा, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके पास डायरेक्शन भी होगा, हाँ या ना? हाँ भैया, ठीक है। देखो, इसे ही गाड़ी चलाना नहीं चाहिए, है ना। ऐसे गाड़ी चलाते चलाते कभी हो सकता है कि आपका दुर्घटनावश एक्सीडेंट हो जाए, तो हेलमेट ज़रूर पहने। चलिए, कभी कभी बीच में हम ज्ञान देते रहते हैं। यही फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं कूलम्स लॉ का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, है ना। मैं जब भी मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँगा मैं कूलम्स लॉ का यूज़ करूँगा, और जब मुझे डायरेक्शन निकालना है तो मैं दिमाग लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा बेटे? दिमाग लगाऊंगा। अरे पगले, अगर सेम टाइप के चार्ज होंगे तो रिपेल कर रहे होंगे, अपोजिट चार्ज होंगे तो आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये तो हमको पता है ना। दिस तो वी नो एंड वी नो, तो वहाँ पे दिमाग लगा लेंगे डायरेक्शन निकालने के लिए। कहाँ यूज़ करोगे? वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ पर कूलम्स लॉ, है ना, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो तुम बोलोगे भैया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी तो होता है। बिल्कुल होता है, हम सिखाएंगे भी तुमको, यूज़ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कूलम्स लॉ फॉलो करोगे तो ना ही तुमको साइन का दिक्कत होगा, ना ही तुमको प्लस माइनस डालने का कोई दिक्कत होगा, ना ही तुमको डायरेक्शन का कोई दिक्कत होगा। डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, वैल्यू निकालो कि फोर्स लग कितनी रही है, और दिमाग से डायरेक्शन सोच लो। ज़रूरत क्या है वेक्टर फॉर्म यूज़ करने की? जब हमारा स्केलर फॉर्म से काम चल जाता है तो स्केलर फॉर्म का यूज़ करो, ज़्यादा बेटर है। हम तुमको यही सिखा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स में स्केलर फॉर्म का यूज़ करो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो चलो इस बात को हटा दे, है ना, ये सारी कहानियों को हटा देते हैं तुम्हारे सामने से, और हम बात करते हैं यार, है ना, हमारे कूलम्स चाचा ने जो लॉ दिया था उसके बारे में, है ना। कूलम्स चाचा ने जो लॉ दिया था उसके बारे में। तो अब इस फोर्स की बात को कर लिया, फोर्स के बारे में कितनी वैल्यू होगी, क्या होगी, ये पूरी कहानी की अपन जानने की कोशिश करते हैं। तो कूलम्स लॉ, पहले यहाँ पे कूलम्स लॉ लिखो, है ना। कूलम्स लॉ एग्जाम में भी ऐसे लिख कर क्या होगा, है ना। इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट, बेसिकली क्या लिखना है भैया? ये कूलम्स लॉ कहता है कि, है ना, कहता है कि द फोर्स बिटवीन चार्जेस इज डायरेक्टली proportional to product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them.
बात समझ में आई बेटा? जो लगने वाला फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भैया प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस की, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो उसके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस की। इसी को हमने कहा भैया, कूलम्ब चचा ने अपना लॉ कहा। ये लॉ बिल्कुल न्यूटन बाबा के है ना जैसा है। न्यूटन बाबा ने भी जो लॉ दिया था हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल है ना लॉ, उसमें भी यही चीज़ लिखते हैं है ना, वही चीज़ लिखते हैं, और यहाँ पर भी वही चीज़ लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दैट इज करके है ना मैथमेटिकली तुमको रिप्रेजेंट करना चाहिए कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, या फिर यहाँ पे लिख लेना मैथमेटिकली। एक काम करो, ज़रा सा जगह दो है ना, यहाँ पे लिखो, पहले स्टेटमेंट लिख लिया, अब दूसरा लिखो मैथमेटिकली, डॉट कॉमा जो भी लिखना चाहो है ना मैथमेटिकली लिख दो। ये स्टेटमेंट हो गया, या मैथमेटिकली उसको लिखा रहे हैं। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, मैं एक बार चेक करूँ तुम्हारे में सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके आ रहा है भैया जी, आगे पढ़ाइए है ना। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ यार चार्जेस यार, एंड F इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो भैया जब मैं इनको साथ में कंबाइन करूंगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा, और जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा है ना, तो क्या बनेगा भैया, एक कांस्टेंट आ जाएगा K, और साथ में लिखूंगा भैया Q1 Q2 अपॉन में r²। यही तो तुम्हारा फॉर्मूला है ना, यही कूलम्ब चचा ने बोला था कि दिस इज योर फॉर्मूला। ओके वेरी इजी। यहाँ पे देखो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके क्या बनेगा भैया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में r², ये बनेगा। जैसे ही मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाऊंगा, प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कांस्टेंट डालना पड़ता है यार, और वहाँ पे एक कांस्टेंट डलेगा जिसका नाम होगा K, जिसका नाम होगा बेटा K। क्या तुमने यहाँ तक नोट कर लिया है ना? कि अगर तुमने यहाँ तक नोट कर लिया तो अब इसके आगे की बातें हम लोग करते हैं है ना। इस पूरी कहानी को हटा देते हैं ना, ऊपर वाली कहानी को भी, ताकि हम लोग को थोड़ा ऊपर से जगह मिले है ना। चलिए, तो हम लोग को कूलम्ब लॉ समझ में आया। हाँ भैया, अभी तो ये आधी अधूरी बात है, अभी तो आपने पूरा बताया ही नहीं है। कूलम्ब लॉ का स्टेटमेंट लिखवा के भग रहे हो क्या? ना रे, हमने बोला है 0 से एडवांस लेकर जाएंगे, अब तक तो देख ले। हाँ भले ही टाइम लग जाए, लेकिन हर एक टॉपिक को समझाते हुए चल रहे हैं। अब कूलम्ब लॉ समझेंगे, फिर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी आएंगे है ना, और उसके बाद फिर उसको भी डिटेल में समझते चलेंगे, और फिर आज का लेक्चर ख़त्म कर देंगे। जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ताकि मुझे पता है बच्चे जो तुम हो है ना, प्यारे प्यारे भोले वाले बच्चे, वो ज़्यादा देर तक लंबा बैठ नहीं सकते, इतनी देर पढ़ाई तुमसे होती नहीं है। देखा, ढक्कन गिर गया। चलिए, तो अब आगे का टॉपिक लिखते हैं यार है ना। आगे का क्या है भैया? कुछ नहीं, बस इसी फॉर्मूले को अच्छे से समझेंगे। F इक्वल्स K Q1 Q2/r², बस अब इसको समझते चलना है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा इस पूरे इसको लेकर के है ना, पहले इसको लेकर के पूरे कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, और यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ साला ध्यान देना। ठीक है भैया, यहाँ पे जब हम लोग निकाल रहे हैं फोर्स, तो यहाँ पे दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि फोर्स वेक्टर फॉर्म में भी है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड रख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जब भी मैं फॉर्मूला रखूँगा तो मैं यहाँ पे विदाउट साइन पुट करूँगा, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन नहीं बताएगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं यहाँ पे F का मॉड लूँगा। भैया यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई है ना। Q1 इज चार्ज ऑन 1, Q2 इज चार्ज ऑन 2, और R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे बताओ पहले K क्या होगा? तो K का नाम होगा यार इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम होगा यार OR और डाई है ना, इलेक्ट्रिक। एक सेकंड है ना। तो होपफुली यार सारी चीज़ें है ना क्लियर होंगी है ना, और दिखाई दे रही होंगी पूरे इसमें। ठीक है, तो फोर्स का यार K Q1 Q2 अपॉन में r² विदाउट साइन पुट करना है, जहाँ पे K को अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। एक कांस्टेंट है यार, बेसिकली एक कांस्टेंट है। ठीक है भैया, अगर मैं K की बात करूँ तो इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। भैया यहाँ पे जो हमने इंट्रोड्यूस किया है ना, यहाँ पे जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो यहाँ पे इक्वल्स टू में यहाँ पे लिख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी इन फ्री स्पेस में जो परमिटिविटी है यार, वो हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। भैया व्हाट इज दिस परमिटिविटी? बेटा मैं तेरे को परमिट दे रहा हूँ, यहाँ पे गाड़ी तू 80 के स्पीड में चला ले, और एक रोड है जहाँ पे मैं तुझे परमिट दे रहा हूँ कि इसमें तू सिर्फ 40 की स्पीड में चला ले। दैट इज़ परमिटिविटी। अगर नेशनल हाईवे है ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ यार तुम यहाँ पे 80 के स्पीड में, स्पीड लिमिट है तुम्हारी, 80 की स्पीड में चलाओ गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे परमिटिविटी कितनी होगी भैया? 80 की स्पीड हो गई। लेकिन वही कोई गली है या कुछ है जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 20 की तुम्हारी स्पीड लिमिट है, तो वो वहाँ की परमिटिविटी हो गई।
यानी कि परमिटिविटी हर रोड की अलग अलग है, वहाँ पे हर जगह पे तुम्हारा स्पीड लिमिट अलग अलग है, तो हर जगह अलग अलग स्पीड में चलाने का परमिशन है। उसी प्रकार हर एक मीडियम में मेरे ऊपर कितना फोर्स लग सकता है उसकी भी परमिशन मुझे चाहिए उस मीडियम के द्वारा। भैया जिसमें मैं लगाने वाला हूँ फोर्स, है ना, जैसे कि एयर में लगा रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है एयर में मैं चटाक से ऐसे उनको थप्पड़ लगाऊंगा तो गाल में जोर से पड़ेगा, और वही पानी के अंदर लगाऊंगा तो वो जोर से नहीं पड़ेगा। तो दोनों के अंदर परमिटिविटी अलग हो गई ना यार, परमिटिविटी अलग हो गई। यानी कि एक जगह फोर्स ज़्यादा लग रहा है, एक जगह फोर्स कम लग रहा है, ड्यू टू दिस रीज़न दैट इज़ परमिटिविटी। परमिटिविटी बेसिकली परमिट करेगा कि कितना फोर्स लग सकता है, और ये परमिटिविटी मतलब कितना फोर्स लगेगा मतलब ये कम करेगा, है ना। एयर में सबसे ज़्यादा परमिटिविटी होता है, जैसे जैसे तुम जाते जाओगे दूसरे मीडियम में वहाँ पे परमिटिविटी कम होती जाएगी यार। तो ये होता है परमिटिविटी, है ना। एप्सिलॉन नॉट लिखने का मतलब है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और अगर EM लिख देंगे तो वो हो जाएगा यार, है ना। EM लिख देंगे तो हो जाएगा परमिटिविटी इन मीडियम। थोड़ी देर में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे यार, थोड़ी देर में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भैया व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताइए इन एयर। तो यार ये होगा तुम्हारा 9 × 10 to the power 9, 9 × 10 to the power 9। भैया व्हाट विल बी द यूनिट, निकाल लेते हैं यार, यूनिट निकाल लेते हैं। भैया इसके यहाँ से निकालेंगे, नहीं यूनिट यहाँ से निकालेंगे। एक काम करते हैं, है ना, ये नीचे ले लेते हैं, है ना। अब लिखते हैं यार यूनिट फॉर के, एक बार यूनिट फॉर के लिख देते हैं। याद रखना यूनिट फॉर के और डायमेंशन ऑफ के और डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट और यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोगों के एग्ज़ाम्स के अंदर पूछ रखा है, नीट के अंदर इसका सवाल आ रखा है, और बोर्ड्स के अंदर भी इसका सवाल आ रखा है। याद रखना, नीट और बोर्ड दोनों के अंदर इसका सवाल आ रखा है। जेई वाले लोग ऐसा छोटा मोटा सवाल हालांकि ज़्यादा पूछते नहीं हैं, पर कभी कभी उनका मन करे तो पूछ भी सकते हैं। भैया यूनिट ऑफ के, हाउ विल वी कैलकुलेट यूनिट ऑफ के, चेक करते हैं। भैया ये फोर्स है, ये के है, ये Q1 Q2 है और ये R² है। मैं R² को ऊपर भेजूंगा, Q1 Q2 को नीचे भेजूंगा, तो K इक्वल्स F, है ना, R² अपॉन में Q1 Q2, Q² लिख देते हैं यार थोड़ी देर के लिए, है ना। मान लेते हैं दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। Q1 Q2 यानी कि उसका वो है ना। भैया फोर्स के लिए यूनिट होगा न्यूटन, R के लिए यूनिट होगा मीटर, उसका स्क्वायर लग जाएगा, और नीचे में Q के लिए होगा कूलम और उसका स्क्वायर लग जाएगा। तो K की जो यूनिट बन के आई यार वो ये आई, ये है SI यूनिट ऑफ के, SI यूनिट ऑफ के। लिखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो भैया यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज़ योर केस वैल्यू। कहाँ पे बेटा, ये फ्री स्पेस में, है ना। कहाँ पे है ये, फ्री स्पेस में। मैं लिख दूँ यहाँ पे फ्री स्पेस, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इस बंदे के पास, तो ये फ्री स्पेस में है ना। सिमिलरली प्लीज़ गो फॉर यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। भैया एप्सिलॉन नॉट, है ना, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट इज द इन्वर्स ऑफ के, एप्सिलॉन नॉट इज इन्वर्स ऑफ द के, यानी कि इसके यूनिट को मैं इन्वर्स कर सकता हूँ। तो मैं इसका लिखूंगा C² बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट फॉर एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अगर मैं इसकी फ्री स्पेस में वैल्यू लिखूँ, दैट वुड बी समथिंग 8.85 इंटू 10 to the power -12, हाँ, कूलम पर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर मीटर पर मीटर पर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर पर स्क्वायर। दिस विल बी योर वैल्यू यार, दिस विल बी योर वैल्यू। नोट इट करो। यहाँ पे ये दोनों पे सवाल आता है। डायमेंशन पूछ सकता है भैया, डायमेंशन पूछ सकता है। डायमेंशन फटाक से यार कैलकुलेट करते हैं, है ना। अब यहाँ पे जगह दिख रही है कि नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही होगी तो हम साइड में ले लेंगे इस कहानी को, है ना। नहीं आ रही, एक सेकंड यार, लाइट ज़्यादा हो रही है कि क्या हो रहा है, और विजिबिलिटी एक सेकंड। चलो आई होप तुम लोग को दिख रहा होगा, है ना। एक बार मैं तुम्हारे सामने से ये करता हूँ, है ना। अब दिख रहा होगा, है ना। तो फटाफट से इसको नोट करो यार, स्क्रीनशॉट लो या नोट करो फटाक से। चलो C² बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखा है, ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा लोकेशन चेंज कर देता हूँ ताकि तुम लोग को अच्छे से विजिबल हो। यहाँ पे लाइट चमक रही है ना, तो मुझे बीच बीच में चेक भी करना पड़ता है, और मैं बोलता भी चल रहा हूँ साथ साथ में, तो तुम लोग नोट करते चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। C² बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए, है ना। डायमेंशन यहाँ पे नहीं आ पाएगा, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं डायमेंशन। किसके डायमेंशन को निकाले भैया, पहले किसी के भी निकाल लो यार, बाकी तो तुम निवास निकाल ही लोगे ना। हाँ भैया निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। पहले यार न्यूटन का बताओ, न्यूटन का कैसा निकलता है, ठीक है। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग, महान कलाकार लोग न्यूटन का
तुम लोग को पता ही नहीं होगा कि कितना होता है। जल्दी बताओ कि न्यूटन का डायमेंशन कितना होता है, यानी कि फोर्स का डायमेंशन कितना होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फोर्स का डायमेंशन कितना होता है। जिसको नहीं आता वो निकालना सीख ले। हाँ, यहीं से डायमेंशन निकालना सीख ले, डायमेंशन कैसे निकलता है। बार बार नहीं सिखाएंगे, डायरेक्ट लिख दिया करेंगे। ठीक है, तो भैया फोर्स के लिए मास इंटू ए, एम के लिए तो एम हो जाएगा, एम के लिए तो एम हो जाएगा। भैया एक्सेलरेशन इज बोलो जल्दी जल्दी बोलो। अच्छा पहले एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे भैया? एक्सेलरेशन इज वी बाई टी, एक्सेलरेशन इज वी बाई टी। और वी के लिए क्या यूज़ होता है यार बताओ? चलो स्पीड के लिए क्या यूज़ होता है भैया? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर वेलोसिटी की बात करूंगा तो वेलोसिटी का क्या होगा? एल और टी माइनस वन, है ना, एल और टी माइनस वन। और एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो एल और टी माइनस टू। ये होता है एम एल टी माइनस टू फोर्स के लिए, एल के लिए होता है एम एल टी माइनस टू। हाँ, एफ ये लेने लिया भैया। कूलम के लिए अपने आप बताया था 80 होता है ना, आपने कूलम के लिए बता दिया था, यानी कि चार्ज के लिए बता दिया था, सॉरी कूलम लिख ले, चार्ज के लिए बता दिया था कि 80 होता है भैया, है ना। और किसके लिए बताया था दोस्त? और किसके लिए है भैया? मीटर के लिए है। तो भाई यहाँ पे तो लेंथ लगेगा, है ना। लेंथ के लिए तो हमारे पास मीटर स्क्वायर है ना, तो एल स्क्वायर डालेंगे यहाँ पे। तो इन सब को कंबाइन करके अपन लोग फटाक से अपने फॉर्मूले में डाल देते हैं, है ना, फटाक से हमारे फॉर्मूले में डाल देते हैं। तो मैं अगर बात कर रहा हूँ कि डायमेंशन ऑफ के, है ना, हमारा डायमेंशन ऑफ के, तो भैया न्यूटन दैट इज एम एल थ्री माइनस टू। ठीक है, पहला तो ये मल्टीप्लाई में यार तुम्हारे पास मीटर स्क्वायर है, यानी कि एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर है। और नीचे में है यार तुम्हारा 80, नीचे में है तुम्हारा 80। अब फटाफट से यार इसको बना दो, फटाफट से इसको बना दो और लिख दो यार आंसर। तो भैया एम तो एम रहेगा, है ना, एल का बन जाएगा मेरे हिसाब से क्यूब, एल का मेरे हिसाब से बन जाएगा क्यूब। भैया टी में -2 है और ये नीचे में एक टी है, टी में -2 है और यहाँ पे एक टी है। इसको अगर ऊपर ले जाओगे यार तो ये बन जाएगा टी का -3 और ए ऊपर चला जाएगा, ए -1। क्या यही आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम्हारा? क्या यही आ रहा है? एम, है ना, एल क्यूब, टी पे -3 और ए पे -1। दिस इज योर डायमेंशन फॉर के की डायमेंशन ये है। और ये पूछता है यार, एग्जाम में पूछता है, इवन ऑन जेईई के अंदर ये वाला सवाल आया है, डायमेंशन पूछा है उसका। यूनिट नहीं पूछता है लेकिन डायमेंशन ज़रूर पूछता है ना। जेईई वाले लोगों को लगता है कि हमारे में इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, पर ये आसान नहीं है ना, तुम भूल जाता है एग्जाम के पहले। आइए एप्सिलॉन नॉट के लिए कैलकुलेशन करते हैं भैया वही चीज़ तो है, इन्वर्स करना है, पर तुमको लिए फिर से निकाल के दिखाएंगे यार। 80 ऊपर रखो, अच्छा ए गड़बड़ हो गई, देखो इसका स्क्वायर डालना था, है ना, हमने स्क्वायर नहीं डाला, ये स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा, तभी बात गड़बड़ हो गई थी, है ना। यहाँ पे -2 लिखो यार, -2 लिखो, और टी के ऊपर जब जाएगा तो इट विल बी 3, इट विल बी माइनस में 4। अब सही है, अब सही है ना, मिस हो गई थी, सॉरी, हो जाती है बेटा, मिस्टेक हो जाती है, नो वरीज, हो जाती है, ओके। बाकी सही है ना, बाकी ये है सी स्क्वायर, है ना भैया। अपॉन में लिख दोगे एम एल टी माइनस में 2, ओके। और क्या लिखना है भैया? L2, ओके। बना दे इसको, जल्दी बोलो, बना दे क्या? ओ बेटे बना दे, है ना। तो यार वही कहानी सारी की सारी तुम लोग यहाँ पर लिखोगे और आंसर यहाँ पे छाप दोगे। जो वैल्यू पॉजिटिव में है उसको नेगेटिव कर दो, जो नेगेटिव में है उसको पॉजिटिव कर दो, बस बात खत्म। जो नेगेटिव में है वैल्यू पॉजिटिव कर दो, जो वैल्यू नेगेटिव कर दो, बस। यहाँ पे माइनस है ना, m -1, l -3, t +4, a +2, दैट्स इट माय बॉय, दैट्स इट। ये होता है यार हमारे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये होती है हमारे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। यहाँ तक का सबको कहानी कैसा क्लियर है कि नहीं है? हाँ जल्दी देखो फटाफट से, उसके बाद कहानी किस्सा क्लियर है कि नहीं है ये बताओ। हाँ हमारे लिए बाकी चीज़ के लिए, कहानी के लिए जगह ही नहीं बची, तो बाकी कहानी हम लोग कहाँ लिखेंगे? हम लोग बाकी जगह लिखेंगे, है ना। तो हम तुम्हारे लिए पीछे हट रहे हैं, यहाँ पे छुपा दिए हैं, अब फटाक से तुम नोट करो। चलिए अब आगे की बात करते हैं, है ना, आगे की बात करते हैं। अब ध्यान देना भैया, आपने कहा अगर मैं फोर्स ऑन एयर की बात कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फ्री स्पेस, एयर, वैक्यूम तीनों में वैल्यू होती है ना, मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 अपॉन में R²। होपफुली ये दिख रहा होगा, है ना, होपफुली ये दिख रहा होगा। पहले मैं चेक कर लूँ, हैंड राइटिंग ज़्यादा छोटी तो नहीं हो रही? हाँ छोटी लग रही है, एक जगह यार मैं बड़ा कर देता हूँ, है ना, बड़ा कर देता हूँ, छोटी हो गई ज़रा हैंड राइटिंग, चलिए बड़ा कर देते हैं भैया। अगर बात करें एफ एयर की, है ना, तो मेरा हो जाएगा के, है ना, के Q1 Q2, मतलब उसकी पहली वैल्यू लिख लेते हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा यार Q1 Q2 अपॉन में R²। दिस विल बी योर फॉर्मूला।
फॉर एफ एयर। अगर मैं बोलूँ एफ वाटर का निकालना है, एफ वाटर का निकालना है, तो यहाँ पे लिखोगे यार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखोगे, एप्सिलॉन मीडियम लिखोगे, उस मीडियम की परमिटिविटी लिखोगे और लिखोगे यार Q1 Q2 अपॉन में R²। दैट मीन्स यहाँ पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया जो कि है मतलब इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन मीडियम। अब भैया क्या होगा, मैं ये पूछूंगा कि अगर मेरे दो चार्जेस के बीच में एयर में मैं फोर्स लगा रहा हूँ और अचानक से मैं मीडियम को नीचे चेंज कर दूँ तो मेरा फोर्स कितने टाइम्स गिरेगा, कितने टाइम्स मेरा फोर्स नीचे गिर जाएगा, ये पूछना चाह रहा हूँ। ये सवाल आता है यार, सवाल आता है हाउ मेनी टाइम्स द फोर्स विल गेट डिक्रीज्ड, ये बाय द फैक्टर ऑफ डिक्रीज, कितने से डिक्रीज होगा, कितने फैक्टर से डिक्रीज होगा। ठीक है, बहुत सवाल आता है और वहाँ पे आंसर होना चाहिए तुम्हारा के, है ना। बेसिकली वो के दूसरा वाला के होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं निकालूंगा यार ई आर एंड व्हाट इज दिस ई आर, दैट इज ई नॉट बाई ई एम, ई नॉट बाई ई एम, सॉरी ई एम बाई ई नॉट। ई एम बाई ई नॉट, है ना। मीडियम का रिलेटिविटी चेक कर रहा हूँ मैं एयर के बराबर, मीडियम का रिलेटिविटी चेक कर रहा हूँ, है ना। रिलेटिव मतलब ये होता है यार परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। इस ई आर का नाम होता है भैया रिलेटिव परमिटिविटी और इसका दूसरा नाम होता है बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब यहाँ से बताना यार, यहाँ से बताना भैया मैं ई एम की वैल्यू निकालूँ, इलेक्ट्रिक मीडियम की बात करूँ तो वो होगा ई आर मल्टीप्लाई बाई ई नॉट। और इसी ई आर को एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसी ई आर को इस तरीके से भी लिख सकते हो कि अगर थोड़ा डिज़ाइनर बना दो तो ये बन जाएगा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यार, और यहाँ पे डाल देना ई नॉट। दैट इज़ द सेम थिंग, है ना। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को, है ना, इस तरीके के से रिप्रेजेंट कर सकते हो तुम लोग, है ना। एक सेकंड, है ना, अच्छा वाला के बना दो ऐसा वाला, और यहाँ पे तुम रिलेटिव परमिटिविटी को नॉर्मली ई आर से रिप्रेजेंट कर सकते हो यार। दैट्स इट, हाँ, यही वाली केस है। अब भैया यहाँ पे याद रखेंगे कि ई एम की वैल्यू ग्रेटर देन होगी ई नॉट से। क्यों भैया, क्यों? देखो यहाँ पे परमिटिविटी का मतलब है कितना परमिट कर रहा है। अगर ये ज़्यादा मतलब परमिटिविटी वैल्यू ज़्यादा है यानी कि वो परमिटिविटी कम दे रहा है, परमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होने से परमिट कम दे रहा है, और परमिटिविटी की वैल्यू कम होने से परमिट ज़्यादा दे रहा है। बात समझ में आया? परमिटिविटी को ऐसा समझो यार भीड़ भाड़ है, जिस जगह पे भीड़ भाड़ ज़्यादा है वहाँ पे स्पीड कम करनी है, जहाँ पे भीड़ भाड़ कम है वहाँ पे स्पीड फुल ऑन चलानी है, बस वही है। हाँ, अब समझाने के लिए बोले हैं वैसा, हालांकि इसको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो इसके कारण से जो बोलोगे फोर्स, तो एफ नॉट विल बी ग्रेटर देन एफ मीडियम। कैसे पता भैया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस कारण से ये नीचे वाला रिलेशन आया। बात समझे? अब भैया यहाँ पे जब मैं लिखूँगा तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ फोर्स ऑन वाटर इक्वल्स, है ना, इक्वल्स ये जो के होगा यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी होगा डिवाइडेड बाय, है ना, सॉरी एफ एयर अपॉन में के टाइम्स, है ना, अपॉन में के टाइम्स, यानी कि दिस विल, यहाँ पे लिखो हैशटैग करके लिख रहा हूँ, द फोर्स। ठीक है, एक सेकंड मुझे इसमें इंक डालना पड़ेगा, है ना। सोचो एक ही क्लास के अंदर 2 बार इंक खत्म हो गई, पहली बार ऐसा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग लेक्चर है तो ऐसा होता है। चलो, है ना, इस चीज़ को नोट कर लेते हैं, है ना। द फोर्स, है ना, बिटवीन या फिर रुको, द फोर्स चेंजेस बाय फोर्स डिक्रीजेस लिखना। फोर्स, एक सेकेंड, लाइन क्या बनना चाहिए? द फोर्स इन मीडियम इज, एक सेकेंड यार, ये सेंटेंस मैं बता रहा हूँ, दिमाग से अचानक से गायब ही हो गया। एक सेकेंड, है ना। हाँ, द फोर्स इन एयर और वैक्यूम will decreased by the factor, है ना। मैं ये के लिख रहा हूँ, इस के का मतलब क्या है भैया? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, है ना, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इन मीडियम,
ठीक है, यानी कि द फोर्स इन एयर और वैक्यूम जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा बाई के यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब मीडियम में जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, सवाल आता है यहाँ से, ये सवाल बहुत पूछता है, ये स्टेटमेंट बहुत पूछता है, डायरेक्ट एमसीक्यू के अंदर यूज़ होता है, स्टेटमेंट बहुत पूछता है ना। यानी कि यहाँ पर ये कह सकते हो भैया, कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एफ वैक्यूम अपॉन में एफ मीडियम, एफ वैक्यूम अपॉन में एफ मीडियम। यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, दिस इज द थिंग। ओके भैया, मुझे समझ में आ गई, आपको समझ में आ गई, वेरी गुड, समझ। तो अगर तुमको ये पूछ दे यार कि अभी मेरा एयर में 2 ठोक पार्टिकल रखा हुआ है, इस तरीके से 2 ठोक चार्ज रखा हुआ है ना, Q1 Q2, इनके बीच में इस वक्त फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ F12, इस तरह की तरफ F21, अरे उल्टा हो गया है ना, फोर्स 12, फोर्स 21, ठीक है। तो ये जो फोर्स लग रहा होगा ये एयर में कुछ और होगा, और जैसे ही मैं इसको वाटर के अंदर रख दूंगा, है ना, ऐसे बोलेगा मैं मीडियम के अंदर रख देता हूँ, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसने बोल दिया K है, तो बताइए कितने से फोर्स कम हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा यार, K से कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, K से कम होगा। तो यहाँ पर समझ में आ गई कि नहीं आ गई तुम लोग को, यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ वाली सारी बात खत्म, अब इसके आगे कौन सी बात करेंगे भैया, सुपरपोजिशन थ्योरम की बात करते हैं, हम सुपरपोजिशन थ्योरम की बात कर लेते हैं, या फिर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। चलिए दोनों ही चीज़ों को निपटाते चलेंगे, पर उससे पहले यार, है ना, इससे पहले कि हम सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में बात करना चालू करें, हम लोगों को, है ना, कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ बातें लिख लेनी चाहिए। अरे जल्दी हटाओ इसे, ठीक है बच्चे, 2x की स्पीड में देखने लग जाएंगे, जल्दी करो, है ना, ठीक है बेटा। और बताओ क्या हालचाल है तुम्हारे, है ना भैया, मेरी हालत ख़राब है, आप ज़्यादा इधर उधर की बातें मत करो, सीधे पढ़ाओ, ओके, नो इधर उधर की बात बेटा, नो इधर उधर की बात, डायरेक्ट पढ़ाई। चलिए कुछ अरे यार, एक तो ये हैंडराइटिंग, कुछ इम्पोर्टेंट बातें यार, कुछ इम्पोर्टेंट बातें। नंबर वन, कूलम्ब्स लॉ इज़ वैलिड टू, लिखते जाओ, कूलम्ब्स लॉ इज़ वैलिड टू, है ना, दिस लॉ इज़ वैलिड टू ओनली spherical OR, spherical और है ना, पॉइंट spherical symmetrical OR point like objects, चार्जेस बोल सकते हो, फिर एक ही बात है। बेसिकली ये जो लॉ है सिर्फ किसके लिए वैलिड होगा यार, ये तो ये पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड होगा, या फिर ये स्फेरिकल और सिमेट्रिकल, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, है ना, ऑब्जेक्ट्स के लिए अपना वैलिड होगा, जो कूलम्ब्स लॉ है वो, ठीक है। नंबर 2, इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स। भैया सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है, सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है बेटा, सेंटर टू सेंटर लग रही होती है, हाँ, सेंटर टू सेंटर लग रही होती है किसी एक ऑब्जेक्ट के, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसके सेंटर से लेकर के दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ लगेगी, है ना, एक स्ट्रेट लाइन में लगेगी और हमेशा सेंटर टू सेंटर लगेगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, है ना, तो लाइन ऑफ सेंटर को कनेक्ट करती है, तो इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स। और कौन सी बात है भैया, है ना, इट हैज़ इन्फानाइट रेंज तक लगेगी बेटा, ये है ना, ये इन्फानाइट रेंज तक लगेगी, ऐसा नहीं है कि पास में ही लग रही है, ये बहुत दूर तक लगेगी, बहुत दूर तक, ऑलमोस्ट इन्फानाइट भैया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फानाइट रेंज तक होती है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही लग रही होती है, अपन बात करेंगे अभी इसके बारे में, है ना। तो इट हैज़ एन इन्फानाइट रेंज, भैया और कौन सी बात इसके बारे में याद होनी चाहिए, है ना, इट मेक्स एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है भैया। एक्शन रिएक्शन पेयर का क्या मतलब होता है भैया, एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब होगा, है ना, कि F12 विल बी इक्वल्स टू F21 इन मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, है ना, मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, डायरेक्शन का कह नहीं सकते, डायरेक्शन अपोजिट होगा, है ना, ये मैग्नीट्यूड के लिए लिख सकते हो और तुम ये लिखना चाहो तो इसे भी लिख सकते हो 12 इज इक्वल्स टू माइनस में 21, ये भी लिख सकते हो, है ना, कोई गलत नहीं है, मैग्नीट्यूड में बराबर होगा बेटे, मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, और डायरेक्शन की बात करोगी तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये इधर है तो ये इधर है, ये इधर है तो ये इधर है, बस, तो इट मेक्स एन एक्शन रिएक्शन पेयर,
ठीक है भैया, हमको ये समझ में आ गई कि ये लॉ किसके लिए वैलिड है भाई, स्फेरिकल वाले के लिए वैलिड है, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, एक सेंट्रल फोर्स है, इनफाइनाइट रेंज है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती है। और कौन सा पॉइंट हो सकता है बेटा, और कौन सा पॉइंट हो सकता है, जल्दी बताओ, है ना। अरे बताओगे कैसे भैया, हम लोग ऑनलाइन में थोड़ी रहे, लाइव थोड़ी ना देख रहे हैं, मन में बोलेंगे भी तो आपका कहाँ से सुनाई देगा। सही बात है ना, बात तो सही है, सही बात है। तो हम खुद से सोचते हैं, है ना, क्या क्या पॉइंट्स हैं, टेंशन काहे लेते हो, हम है ना, है ना, तुमसे ज़्यादा याद रखते हैं, चिंता मत करो। अभी क्या है, तुरंत ऐसे कैलकुलेटर ऑफ करता था तो आदमी का ना दिमाग ऐसे नहीं काम करता, और फिर बहुत लंबा लंबा अब हम तो क्या करते हैं, लिख करके ले आते हैं। भैया बकवास बहुत कर रहे हो, जल्दी बताओ, ठीक है, सोचने दो, है ना। इट इज़ एन सेंट्रल फोर्स, इट हैज़ एन इनफाइनाइट रेंज, इट हैज़ एन एक्शन रिएक्शन पेयर, इट इज़ मीडिएटेड बाय फोटॉन। फोटॉन से मीडिएट होता है यार, फोटॉन से मीडिएट मतलब फोटॉन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फोटॉन एक बोसॉन पार्टिकल है, और बोसॉन पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्सेस होते हैं, है ना। तो फोटॉन एक बोसॉन पार्टिकल है, और यहाँ पे इस फोर्स को लगने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लगने के लिए हम मानते हैं कि फोटॉन रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है यार, फोटॉन रिस्पॉन्सिबल है ना। ये लिखो, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। और कौन से पॉइंट्स है यार, है ना, चेक कर लेते हैं हम, और कोई पॉइंट्स तो नहीं छूट रहे हैं तुम्हारे लिए। ये दिख रहा है, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, चलिए 7वें पॉइंट की बात कर लेते हैं भैया, 7वें पॉइंट की बात कर लेते हैं, है ना। तो यार इट कैन बी अट्रैक्टिव एंड ओवर रिपल्सिव। अट्रैक्टिव भी हो सकता है और यार रिपल्सिव भी हो सकता है, या तो अट्रैक्टिव होगा ये फोर्स या फिर रिपल्सिव होगा। भैया 8 पॉइंट बताओ, ठीक है, या तो ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा या फिर यार ये फोर्स रिपल्सिव हो सकता है, ठीक है। वैसे सारे हो गए यार कवर, और कौन से पॉइंट बच रहे हैं, है ना। और तो ऐसे कोई पॉइंट बचा हुआ है मुझे दिखाई नहीं दे रहा, है ना, तुमको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर 8 पॉइंट ऐड कर लेना, है ना। तुमको अगर कुछ दिखाई दे रहा होगा तो 8 पॉइंट का ऐड कर लेना। इट इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर, इट इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर, ये लो मैंने ऐड कर दिया। अब इसके अलावा तुमको कोई भी पॉइंट अगर और दिख रहा हो पूरे के पूरे कूलम्स लॉ से, तो तुम इसको ऐड करने के लिए बिल्कुल फ्री हो मेरे तरफ से, है ना। ऐड करो, ये 7-8 पॉइंट याद रखना, ठीक है। कूलम्स लॉ के बारे में अगर तुमको भी लिखने आए तो ये 8 पॉइंट लिख करके आओगे तो और ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, है ना। तो ये 8 पॉइंट हम तुमको दे दिए, है ना। अब हम तुम्हारे स्क्रीन से हट रहे हैं सामने से, और फटाफट से तुम नोट करो यार। तो हमारा चैप्टर यार, है ना, बहुत सारा बचा हुआ है ना, और वैसी बात है 2-3 घंटे के आसपास होने वाला है, ठीक है। तो हमें ट्राई करना पड़ेगा थोड़ी सी स्पीड को, पेसिंग को अपने और इंक्रीज़ करें, ठीक है। तो हम लोग थोड़ी सी रफ्तार पकड़ते हैं यार, यहाँ से हम लोग रफ्तार पकड़ेंगे। हालांकि अगर किसी को भी समझ ना आए तो वो फटाफट से पूछ सकता है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे यार सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में, बेसिकली इसको मैं अच्छे तरीके से समझाता, लेकिन अब देखो टाइम नहीं है, ठीक है। सुनो ध्यान से, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, द फोर्स ऑन है ना a charge due to another charge is independent of third charge। बेसिकली क्या बोला, यहाँ पे ध्यान से सुनना भैया। अगर मेरे पास यहाँ पे Q1 है और मेरे पास यहाँ पे Q2 है, और इनके बीच में फोर्स लग रहा है, मान के चलो इधर की तरफ, है ना, इस डायरेक्शन की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जो कि होगा F21, है ना, और इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा F12। तो बेसिकली मैं यहाँ पर अगर तीसरा चार्ज ले आऊँ तो तीसरे चार्ज के कारण से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और सिमिलरली इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। लेकिन दोस्त बहुत ही ध्यान से सुनना, इस वाले के कारण इस फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और इस वाले के कारण से इस फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यानी कि F12 और F21 जिसकी वैल्यू सेम होने वाली है, इनकी वैल्यूज इस थर्ड चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तीसरे वाले बंदे से आने से इनके बीच में रिश्तों में कोई भी दरार या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे भाई। इसे कहते हैं यार हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम, यानी कि इसके बीच में फोर्स लगेगा, यस लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन इस वाले फोर्स पे ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको समझने के लिए ऐसा समझो, है ना, हम तुमको समझा देते हैं, है ना, हमको समझा देते हैं। एक कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी, हम ध्यान देंगे, यहाँ पर एक कन्या है, है ना, स्माइल करती हुई कन्या है। अब समझ जाना, हम इसके हाथ पर बना देते हैं यो, ठीक है। ये कन्या है, कैसे पता भैया, बाल इसके लंबे हैं, ये देखो, है ना, ये कन्या है। इसको थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं, ये लो। अब ये कन्या इस लड़के के साथ
जो कि ऐसा पतला दुबला सा है, इस लड़के के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही है ना, यानी कि इसके बीच में और इसके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा F, इसको बोलते हैं F1, इसको बोलते हैं F1, है ना, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। इस कन्या को यहाँ पर एक और, है ना, बालक पसंद आ गया, और इसके बीच में लग रहा है भैया F2, और इसके बीच में लग रहा है F2। इसी कन्या को यहाँ पर एक और बालक पसंद आ गया, है ना, एक और बालक पसंद आ गया, मान के चलते हैं यहाँ पर एक और बालक है, ये इनके बीच में फोर्स लग रहा है भैया अगेन से, है ना, F3, और इसके बीच में फोर्स लग रहा है यार F3। अब पॉइंट देखना कि F1 को ना ही F2 और F3 के कारण फर्क पड़ रहा है, ना ही F2 को F1 और F3 के कारण फर्क पड़ रहा है, ना ही F3 को F1 और F2 के कारण फर्क पड़ रहा है। दिस इज कॉल्ड, ठीक है, टॉक्सिसिटी। कोई नहीं, चलिए ठीक है, बहुत लोगों ने ये जोक मारा था यार हमारे क्लास में जब हमने पढ़ाया था इसको। F1 को F2 के कारण कोई फर्क नहीं पड़ रहा, F2 को F3 और F1 के कारण कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि दिस इज नॉट जस्ट अ सुपरपोजिशन थ्योरम, दिस इज सुपर कन्या पोजिशन, सुपर कन्या थ्योरम। कन्या इज वेरी स्मार्ट, है ना, बालक मूर्ख है, इस बालक को इन दोनों बालक के बारे में नहीं पता, इस कारण से इसकी फोर्स को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। यही है सुपरपोजिशन थ्योरम, यही है सुपरपोजिशन थ्योरम। इनके फोर्स को तीसरे वाले फोर्स से घंटा फर्क नहीं पड़ता, है ना, इसके फोर्स को तीसरे वाले फोर्स से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, फोर्स में कोई चेंज नहीं आने वाला, भले ही नया फोर्स बन सकता है, पर नया फोर्स बन सकता है मेरे भाई। यही है सुपरपोजिशन थ्योरम। कितना आसान था बताइए। अब वेक्टर फॉर्म देखो, अभी एक सेकंड में उड़ाते हैं इसको भी, है ना, एक सेकंड में उड़ाते हैं। वेक्टर फॉर्म भी कुछ खास नहीं है बेटी, बहुत बहुत आसान सी चीज़ है, बस तुमको वेक्टर समझ में आना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देना भैया, यस भैया, अगर मैं बोलूँ कि ये हमारे पास दो चार्ज हैं, हाँ, एक चार्ज ये है यार, एक चार्ज ये है यार, ये Q1 है यार, ये Q2 है यार, ये R1 डिस्टेंस पे होगा, ऑब्वियस सी बात है, समथिंग डिस्टेंस होगा, यहाँ पे ये लोग का डिस्टेंस है R, हाँ, तो इसके लिए बोल देते हैं यार ये R1 पोजीशन है, ये R2 पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन के लिए डिफाइन करने के लिए। अब बात करते हैं यार, फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, सेम नेचर की चार्ज है, फोर्स लग रहा है भैया 1 2, फोर्स लग रहा है भैया 2 1। तुम फार्मूला जब लिखते हो, है ना, वो 1 to 1 के चलते हैं, 1 2 लेके, हाँ, तो भैया यहाँ पे लिखते हैं K Q1 Q2 by R²। पर मैं यहाँ पर बोलूँ कि यहाँ पे पहले लगाओ R कैप। भैया वाई दिस R कैप? बिकॉज दिस R कैप विल डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। R कैप का काम क्या है बेटा? ये यूनिट वेक्टर है ना, यहाँ पे R कैप क्या है? R कैप इज यूनिट वेक्टर। और बच्चे को पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर का काम एक ही है, काम डायरेक्शन बताना, इसका काम है। नाम वेक्टर यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और 1 वैल्यू है, सिर्फ इसका डायरेक्शन बताने का काम है R कैप का। R कैप की वैल्यू कैसे निकालते हैं भैया? व्हाट इज R कैप इक्वल्स टू? हालांकि ये तुम लोग को पता होना चाहिए, है ना, दैट विल बी इक्वल्स टू दिस, है ना, R का वेक्टर अपॉन में R का मॉड, R का वेक्टर अपॉन में R का मॉड। भैया ये कैसे पता आपको? देखो, अगर मैं R वेक्टर की बात करता हूँ तो बेटा इसमें मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन बताने के लिए R कैप है, मैग्नीट्यूड बताने के लिए R का मॉड है। अगर मैं इस R कैप की वैल्यू लिखूँ तो मॉड वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, इस कारण से R कैप इक्वल्स टू R वेक्टर अपॉन में ये वाला। अगर तुमको सवाल में वेक्टर फॉर्म में दे रखा है कि तुमको डायरेक्शन दे रखा है, तो तुम क्या लगाओगे भैया? तो वहाँ पे अपन वेक्टर फॉर्म का यूज़ कर लेंगे, K Q1 Q2 अपॉन में, बेटा अगर R स्क्वायर रखो और नीचे में मैग्नीट्यूड आ रहा है तो ये बन जाएगा R क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा R वेक्टर, यहाँ पे आ जाएगा R वेक्टर। दिस इज योर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। होपफुली समझ में आया होगा। अरे कुछ नहीं किया यार, डायरेक्शन फिक्स कर दिया ना, अब मालूम चला तुमको डिस्टेंस नहीं दे रहा, तुमको ये दे दिया कि 3J कैप प्लस 4I कैप में तुम्हारा पोजीशन रखा है चार्ज का। अब बताओ फोर्स क्या लगेगा? तो वहाँ पर तुम इसकी जगह फोर्स लगाओगे और वहाँ पे R की वैल्यू रखोगे, है ना, मैग्नीट्यूड की वैल्यू रखोगे और उसको क्यूब कर दोगे, बस दैट्स इट। यही हम लोग को करना था। दिस इज द वेक्टर फॉर्म, है ना, दिस इज द, है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। यहीं पर हमारे ये वेक्टर फॉर्म भी खत्म होता है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम देख लिया, ये देख लिया। अब एक काम करेंगे, 4-5 क्वेश्चन देखेंगे। 4-5 क्वेश्चन के बाद यार अपन फटाक से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करते हैं,
है ना, फटाक से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करते हैं, है ना, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड चालू करने के पहले वही इक्विलिब्रियम वाली कहानियाँ और 2-3 कहानियाँ और है ना, जो कि हमको बतानी है। हालांकि बोर्ड्स में उतना फ़ायदा नहीं होता, बट कंपटीशन में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं बोर्ड्स के लिए। भैया कहाँ से क्वेश्चन आएंगे बेटा? गॉस थ्योरम से क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कूलम्स लॉ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं 2-3 तो, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से चांसेस ज़्यादातर गॉस थ्योरम से ही होता है ना, मेरे अकॉर्डिंग। इस साल जो है गॉस थ्योरम से ही सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। इस सब के बारे में मैं कल के क्लास में डिस्कस करूँगा, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से जहाँ से सवाल आने वाले हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से हैं। तो यार कल का लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, अगर तुम वन शॉट देख रहे हो तो भी, हाँ, वन शॉट देख रहे हो तो भी। चलो फटाफट से अपन बात कर लेते हैं यार, है ना, इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में फिर आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, अब यार बात करेंगे इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। भैया व्हाट इज दिस इक्विलिब्रियम, पहले ये समझाओ बेटा। इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे एफ नेट जो होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। भैया व्हाट डू यू मीन? इक्विलिब्रियम का कंडीशन समझाओ ज़रा, है ना। बेटा एक काम कर, ये एक बक्सा है, अपने मित्र को बोल 5 न्यूटन से इस तरफ से धक्का दे, और तू खुद 5 न्यूटन से बैठ करके इस तरफ से धक्का दे। क्या ये बॉक्स कहीं से हिलेगा? नहीं भैया, इसकी पोजीशन जहाँ पे है वहीं पे रहेगी। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, दिस इज इक्विलिब्रियम। ओह, इसका मतलब ये है इक्विलिब्रियम। हाँ जी, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि तुम्हारा एफ नेट इज इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए। एफ नेट बेटा इज इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए, दैट इज इक्विलिब्रियम। ओके भैया, बात समझ में आ गई। इक्विलिब्रियम का मतलब एफ नेट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, अब कई सारे लोग बोल सकते हैं कि भैया वेयर इज कूलम्स लॉस क्वेश्चन? कूलम्स लॉस क्वेश्चन कहाँ पे है ना? आप टॉपिक्स को स्किप कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस को कल कराने वाला हूँ, है ना। क्वेश्चंस को मैं कल कराने वाला हूँ। आज मैं ज़्यादातर टॉपिक्स को यूज़ करने वाला हूँ, है ना। ऐसा नहीं होगा कि मैं तुम्हारे को क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। अभी मैं इक्विलिब्रियम समझाने के बाद कुछ PYQs जो इससे पूरे रिलेटेड हैं, है ना, इससे रिलेटेड है 4, 5 से 6 क्वेश्चन, हाँ, ट्राई करेंगे कि उसके अपन क्वेश्चन को कवर करें और उसके बाद फिर आगे का टॉपिक्स कवर करें, ठीक है। क्वेश्चन से आगे तो हमको एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाए, थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाए, लेकिन बहुत सारे वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कराने के लिए यार मुझे एक सेपरेट लेक्चर लेना पड़ेगा, वरना ये वाला लेक्चर पूरा 12 घंटे का हो जाएगा, और 12 घंटे का लेक्चर तुम देख नहीं पाओगे और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, है ना। अगर लाइव हो रहा होता तो एक बार कर भी लेते, लेकिन लाइव नहीं हो रहा, है ना, रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो रिकॉर्ड करने में फिर बहुत सारे डिस्टर्बेंस भी आ जाते हैं, है ना। तो 12 घंटे लगातार रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल है, और कंपाइल तो मैं कर नहीं रहा, है ना। वीडियोस को अलग वीडियोस को कंपाइल करके बहुत लोग ना वो बना देते हैं, वीडियो बना देते हैं, लेकिन मैं वो भी नहीं कर रहा हूँ, है ना। इस कारण से यहाँ पे क्वेश्चन जो है अपन थोड़ा सा अभी कम करेंगे, आज के लेक्चर में कम करेंगे, और कल वाले लेक्चर में भर के क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पर कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे, समझे, ये होने वाला है। चलिए भैया, इक्विलिब्रियम एफ नेट इज इक्वल टू 0 होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। भैया एक बहुत ही अच्छा कप वाला एग्जांपल होता है कि इस बॉल को मैं अगर ऊपर की तरफ धकेल दूं इस तरीके से, तो वो वापस से नीचे आ जाएगा अपनी ही पोजीशन पे। मैं इसको चाहे यहाँ ले जाके छोड़ूँ, चाहे यहाँ ले जाके छोड़ूँ, वो वापस आ जाएगा। इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और भैया अगर मैं इसी कप को उल्टा रख दूं और बॉल को रुक दूं ऊपर, और जैसे ही इधर या उधर हल्का सा भी खिसकाऊंगा तो इक्विलिब्रियम छोड़ के चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं भैया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको समझाने के लिए कहानी है, बहुत ही फेमस कहानी है। इमेजिन कीजिए, है ना, किस तरीके से इमेजिन करेंगे भैया? इमेजिन कीजिए कि यार ये वाला बेस्ट फ्रेंड कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है भैया? बेस्ट फ्रेंड कंडीशन है। और भैया दूसरा वाला कौन सा कंडीशन है? ये हमारा, ठीक है, ये वाला कंडीशन है, ठीक है, गर्लफ्रेंड कंडीशन है ना। अब भैया इसमें क्या होगा, ज़रा ध्यान से सुनना। अब दोस्त के साथ यार तुम्हारी कितनी भी लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे जितना भी दूरी चले जाओ, है ना, दूर चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, स्पेन चले जाओ, कहीं भी जाओ, दोस्त होता है यार, वापस आकर के यहीं पे मिलेगा। दोस्त इज एन स्टेबल इक्विलिब्रियम। बट उसी के अलावा, है ना, कोई और दोस्त हो तो वो क्या होता है यार? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उसको कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, हल्के से में खत्म, इक्विलिब्रियम खत्म होने का मतलब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, है ना, है ना। ये वाला एग्जांपल यार सबको पता होता है, ठीक है, बड़ा फेमस सा स्टोरी है ना। हमारा नहीं है ना, ये किसी और का है। हमारा वाला थोड़ा अच्छा रहता है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे कैसे आएगा। भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे मेरे हिसाब से 2 तरीके के हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, हाँ। कौन कौन से देखने को मिलेंगे भैया? एक तो यार सेम नेचर के लिए होगा, सेम नेचर ऑफ चार्जेस के लिए होगा, और एक होगा यार अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस के लिए, आ जाओ
पहले मैं यहाँ पे तुमको इक्विलिब्रियम समझाऊंगा, इक्विलिब्रियम समझाने के बाद मैं तुमको यहाँ पे एक फॉर्मूला दूंगा ताकि तुम डिस्टेंस निकाल सको कि कहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होने वाला है। ठीक है बेटा, ओके। लेट्स टॉक अबाउट सेम नेचर चार्ज। यहाँ पे बेटा प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है। लेट्स टॉक अबाउट प्लस क्यू चार्जेस। भैया ये प्लस क्यू चार्जेस है और अगर ये सेंटर लाइन है ना, इनको ज्वाइन करने वाली सेंटर लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है, एक सेकेंड इसको डॉट डॉट बना दूँ। भैया मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है, फोर्स इधर लग रहा होगा और इधर लग रहा होगा और दोनों की वैल्यू सेम होगी। पर अगर मैं कोई थर्ड चार्ज ले आऊँ, थर्ड चार्ज को रखने के लिए मेरे पास एक तो ऑप्शन है कि मैं यहाँ पर रख दूँ Q3 को, या फिर मैं यहाँ पर रख दूँ Q3 को। अब बताओ इस Q3 का पहले तो चार्ज कैसा होना चाहिए, पहले इस Q3 का जो नेचर होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। भैया इफ विल टॉक अबाउट पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, और मैं यहाँ पे रखूँ सेम नेचर के चार्ज, मैं यहाँ पे पॉजिटिव रखूँगा तो पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव के ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव वाला इस फोर्स के ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, दोनों ही एक दूसरे को बराबरी से खींच रहे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है भैया, इसकी बात करते हैं भैया। हाँ, अगर यहाँ पे सेम टाइप का नेचर चार्ज लगाएं, पॉजिटिव लगा दे तो इसको इधर धक्का देंगे, ये इसको इधर धक्का देंगे, ठीक है। तो नेट फोर्स कहीं बीच की तरफ लग रहा होगा, ये ऊपर भग जाएगा, दैट विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। भैया इसका चार्ज चेंज कर दे तो नेगेटिव लगा दे तो बेटा नेगेटिव लगा देगा तो भी ये इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो भी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहेगा, सेम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहेगा। और यार इसकी बात करोगे तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, नीचे की तरफ कहीं पे एफ नेट लग रहा होगा और एफ नेट के कारण ये नीचे आ जाएगा, दैट विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी कि मैं चार्ज में थर्ड चार्ज का कोई भी रखूँ वैल्यू, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मैं पॉजिटिव रखूँ चाहे नेगेटिव रखूँ, एक ही जैसा मिलने वाला है रिजल्ट, है ना। तो यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिला बेटा, एक्स एक्सेस पे। हाँ, एक्स एक्सेस पे स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल रहा है। और वाई एक्सेस पे क्या मिल रहा है यार, वाई एक्सेस पे नीचे आ जा रहा है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिल रहा है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिल रहा है बेटा, मुझे वाई एक्सेस पे मिल रहा है ना। कंडीशन कौन सी है यार, सेम नेचर चार्ज। हैशटैग लगाओ, टॉपिक के सामने हैशटैग लगाओ, चेक कर रहे हैं, है ना, चेक कर रहे हैं, दिख रहा है। चलिए अपोजिट नेचर के लिए बात करते हैं, अपोजिट नेचर के लिए। भैया यहाँ पे मेरा पॉजिटिव क्यों रख दो और यहाँ पे मेरा नेगेटिव क्यों रख दो। चलिए अब बात करते हैं यार। भैया अब क्या बताऊँ कि मैं अगर बीच में रख दूँ किसी चार्ज को और नेगेटिव रखूँ या पॉजिटिव रखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पॉजिटिव रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, चलिए मान के चलते हैं पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज माई पॉजिटिव चार्ज। भैया तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, अट्रैक्ट, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा तो ये तो हट जाएगा, ये तो खिंचा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का इक्विलिब्रियम यार स्टेबल नहीं आ रहा, हमारा ये इक्विलिब्रियम में ही नहीं आ रहा। इसका कारण हो सकता है कि हमको बाहर की तरफ रखना पड़ेगा, हमको कहीं बाहर की तरफ रखना पड़ेगा। क्यों भैया, यहाँ पे रख के देख, भैया पॉजिटिव रखें कोई दिक्कत नहीं, रख लिए। भैया पॉजिटिव रिपेल कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है, यस। यानी कि इक्विलिब्रियम कहाँ भी पॉसिबल है, आउटसाइड, बाहर की तरफ, नॉट बिटवीन द चार्जेस यार, नॉट बिटवीन द चार्जेस, बल्कि बाहर की तरफ पॉसिबल है। इस बार इक्विलिब्रियम बाहर की तरफ पॉसिबल है। सिमिलरली इधर भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो, पर बिटवीन में नहीं रख सकते। अगर अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं तो इक्विलिब्रियम यार बीच में नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम बाहर आएगा। भैया तो हम लोग किसके पास में रखेंगे, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसके पास रखेगा। अरे मतलब जिसकी वैल्यू कम होगी उसके पास रखेगा। नियर पॉइंट कहाँ पे रहेगा, जिसकी वैल्यू कम रहेगी उसके पास रखेंगे यार। बात समझ में आया कि नहीं आया, लिखें यहाँ पे लिखें, इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट हाँ, नियर स्मॉल चार्ज बट नॉट बिटवीन द चार्ज। समझ जाना, हमारी अंग्रेजी समझ जाना। बिटवीन द चार्ज पॉसिबल नहीं होगा यार, बाहर में मिलेगा और बाहर में कहीं भी मिल सकता है, या तो इधर मिलेगा या इधर मिलेगा, डिपेंड करेगा कि नियर में स्मॉल चार्ज कौन सा है, बस, है ना। भैया यहाँ पे भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा क्या, बेटा यहाँ पे लगाएगा एक्स एक्सिस पे तो यार स्टेबल होगा, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे रख दूँ किसी इसको, हम पॉजिटिव रख लेते हैं। भैया ये पॉजिटिव इसको इधर कर रहा है, ये नेगेटिव इसको इधर निकल कर रहा है ना, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है, एफ नेट इधर की तरफ निकलेगा, भग जाएगा। यहाँ पे लगाऊँ क्या भैया, लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव लगाऊँ। भैया ये इसको इधर की तरफ ही रिपेल करेगा, अरे भैया रिपेल ही करेगा ना, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यस।
यानी कि यहाँ पे एक पोजीशन ऐसा क्रिएट हो सकता है कि ये यहाँ पे एक स्टेबल वाली कंडीशन पे आ जाए, है ना, यहाँ पे एक स्टेबल वाले कंडीशन पे आ जाए। हालांकि इसको अभी अपन ध्यान नहीं देंगे, है ना, हटाते हैं इसको, हटाते हैं अपने लिए फिलहाल। अपोजिट नेचर के लिए यार बीच में ही रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे ये वाला नहीं पूछेगा, है ना, जब भी पूछता है तो सेम नेचर के लिए पूछता, सेम नेचर के लिए पूछता है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, ये समझ में आ गया। अब यार हम लोग एक फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हम लोग को पता चल जाएगा कि तीसरा चार्ज को किस डिस्टेंस पे रखेंगे ताकि हम लोग को वहाँ पे क्या मिले यार, इक्विलिब्रियम मिल जाए। इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, एक सेकंड में मिटा देता हूँ, है ना, सामने से। चलो, हाँ ना, देखो भैया ने शॉर्टकट मारा है, ठीक है, तुम लोग के लिए फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है, ध्यान देना। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया इसका डेरिवेशन भी कराओ, हाँ क्यों, देखो क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट पूछ सकता है ना, केस बना करके दे देगा। रूट n-1 होगा बेटा यहाँ पे, है ना, अगर होपफुली दिखाई दे रहा होगा, ये n-1 है, यहाँ पे +1 है। अगर मेरा सेम नेचर है तो +1 लेऊंगा यार, अपोजिट नेचर है तो माइनस कर दूंगा। भैया हाउ विल वी फाइंड दिस, नहीं एक क्वेश्चन देते हैं यार तुमको, एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, फाइंड द न्यूट्रल पॉइंट, है ना, न्यूट्रल पॉइंट फॉर द थर्ड चार्ज, so that the system is in equilibrium, यार यहाँ पे कंडीशन में हमको कोई डिस्टेंस कुछ नहीं दिया, तो एक काम करो ना, जनरल कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं भैया, यहाँ पे एक Q चार्ज होगा और यहाँ पे एक n टाइम्स Q चार्ज होगा, यानी n की वैल्यू 1 भी होगी तो वहाँ पे सेम हो जाएगा ना, इस कारण से। तो यहाँ पे क्या लिया है हमने, एक Q चार्ज है और भैया एक NQ चार्ज है। अब सेम नेचर का मानते हैं, अपोजिट नेचर का तुम खुद क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, सेम वही तरीका, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस चार्ज अलग अलग आएगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है। तो Q पॉजिटिव है। अब यहाँ पे एक काम करो यार, अज्यूम करो कि x डिस्टेंस पे हमारा हम लोग का 0 पॉइंट मिलने वाला है, नल पॉइंट मिलने वाला है। तो ये डिस्टेंस मेरा x है और ये वाला यार डिस्टेंस मेरा पूरा हो जाएगा r - x, है ना, टोटल कितना r होगा ना, ये टोटल लेंथ कितना था भैया, r था, तो ये बना। अब इसके आगे इसको फर्दर ऑन सॉल्व करते जाते हैं। भैया इक्विलिब्रियम बोल दिया, यानी कि F नेट बराबर होना चाहिए 0। दैट शुड बी कि हमारा इधर लगने वाला फोर्स और उधर लगने वाला फोर्स बराबर हो जाए, कहाँ पे भैया, जहाँ पे हमारा ये चार्ज लगने वाला हो, यानी कि यहाँ पे अगर मैं कोई Q चार्ज रखूँ, देखो स्मॉल q रख लेते हैं, ठीक है, स्मॉल q रख लेते हैं, तो फोर्स इक्वल्स फोर्स, है ना। अब कौन सा बोल सकते हो यार, Q पे लगने वाला Q के कारण और Q पे लगने वाला Q के कारण, ये लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 1 2 नहीं लिख रहा, पर यहाँ पे समझ जाना। तो भैया इसके लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा K, है ना, Q1 की वैल्यू Q है, Q2 की वैल्यू स्मॉल q है, अपॉन में भैया R यहाँ पे क्या होगा, X होगा, है ना, पहले वाले के लिए X होगा, ठीक है भैया, इसका स्क्वायर होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। दूसरे वाले के लिए यार लिखूंगा तो भैया K लिखूंगा, n टाइम्स Q लिखूंगा, फिर स्मॉल q लिखूंगा और नीचे में लिखूंगा भैया R माइनस x का स्क्वायर, यही लिखूंगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसके आगे हम लोग को दूसरी साइड लेना पड़ेगा, कोई नहीं, इधर आ जाओ भैया। यहाँ से मुझे K कैंसिल होता दिख रहा है, K कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल Q कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल q कैंसिल हो जाएगा, हमारे लिए n बचा, है ना, एक काम करो n रखो और यार वो R - x स्क्वायर ऊपर ले आओ और नीचे में क्या बचेगा भैया, ऑब्वियस सी बात है x स्क्वायर बचेगा यार, x स्क्वायर बचेगा, यही बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा भैया, यही बचेगा। हम लोग को निकालना क्या था यार, भैया हम लोग को तो R निकालना है ना, सॉरी हम लोग को तो x निकालना है ना, तो x के टर्म्स पे इसको सब्स्टिट्यूट करो ना यार, और इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। चलो फटाफट से इसको x के टर्म पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। अब भैया x के टर्म पे सब्स्टिट्यूट कैसे करें, पहले एक काम करो, पहले इसका पूरा का पूरा एक, है ना, अरे इसका भी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर में लिख दो, है ना, होल स्क्वायर में लिख दो। तो n इक्वल्स यार R - x अपॉन में x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है लिख सकते हैं। अब एक स्क्वायर को इधर की तरफ भेज दो, है ना, तो भैया इसकी तरफ हो जाएगा √n, इधर आते ही, है ना, इधर स्क्वायर आते ही रूट बन जाएगा, ये बन गया R - x अपॉन में बन गया x। अब इसको इधर भेज दो यार, तो ये बन गया भैया √n x इक्वल्स R - x। मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, है ना, तो मुझे यहाँ पे R को इधर की तरफ भेजना पड़ेगा। तो यार फटाफट से लिखते चलो, भैया एक काम करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है, भेज दो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको इधर भेज दो, है ना। देखो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ठीक है, समझ में आता है, इसलिए मैं कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा था, बट ठीक है, बहुत लोगों को होता है कि डाउट होता है। तो भैया R इक्वल्स आ जाएगा मेरा √n x प्लस में x। अब भैया मैं क्या यहाँ पे x को कॉमन निकाल सकता हूँ,
क्या मैं यहाँ पे एक्स को कॉमन निकाल सकता हूँ? ऑब्वियस सी बात है यार, निकाल सकते हो। हाँ, डेमोक्रेसी है भाई, कहीं नहीं निकाल सकते। तो भैया यहाँ पे निकाल लेते हैं। r इक्वल्स टू रूट एन, ठीक है, रूट एन, पहले x बाहर निकालो, x बाहर निकालो, रूट एन, है ना। अब बताना यहाँ पे +1 बचेगा कि -1 बचेगा? ऑब्वियस सी बात है भैया, +1 बचेगा, +1 बचेगा। और ये +1 को यार नीचे ले आओ, ये +1 को नीचे ले आओ, तो x इक्वल्स, है ना, x इक्वल्स r अपॉन रूट एन +1। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। और इसीलिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया था, है ना। तो ये डेरिवेशन है यार, है ना। एक बार डेरिवेशन चेक कर लो फटाफट से तुम्हारा, है ना। डेरिवेशन चेक कर लो, सारे के सारे दिख रहे हैं, है ना। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं कैमरा को 1 सेकंड के लिए, ये लो, ठीक है। फटाक से नोट कर लो, फटाक से नोट कर लो। चलो पहले ये दिख रहा है ना, इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो, फिर हम तुम्हारे सामने आए। बहुत बढ़िया। अब देखो यार, हमारी कहानी कूलम्स लॉ से अब आ चुकी है इलेक्ट्रिक फील्ड पर। हमारे इस चैप्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, आधा पोर्शन और घेरेगा, ठीक है। ड्यू टू पॉइंट चार्जेस देखना है, ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्जेस देखना है, ये सारी चीज़ें, है ना, जितने भी केस बनते हैं। फिर गॉस वाले का स्टेटमेंट देखना है, ऑल, है ना। फिर ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। मान के चलो 1-1.5 घंटे का लेक्चर और बचा है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे जो नीट जेईई वाले हैं ना, वो लोग बोलेंगे भैया इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक थे आपने नहीं बताए। जैसे कि भैया यहाँ पे आपने पेंडुलम वाला क्वेश्चन नहीं बताया, आपने ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं बताया, वैसा वाला क्वेश्चन नहीं बताया। मुझे पता है ना। मैंने क्या कहा है, ध्यान से सुनो। आज के क्लास में हम लोग सिर्फ कंसेप्ट और लेक्चर को समझते चल रहे हैं, इंक्लूडिंग सम ऑफ द PYQs, है ना। कुछ PYQs को लेकर के हम लोग चल रहे हैं और आगे समझते चल रहे हैं, ठीक है। अब मैं PYQs को इंक्लूड कर दिया टॉपिक के अंदर, अब जो मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस है यार, वो कल करेंगे ना, कल करेंगे। तो कल कुछ ऐसे सेक्शंस बनाएंगे, एक बोर्ड का सेक्शन रहेगा जिसके अंदर सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यार, असर्शन रीजन वाले प्रैक्टिस करेंगे, MCQs प्रैक्टिस करेंगे। वहाँ पर अपन लोग डिस्कस करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारे पेंडुलम वाले क्वेश्चन आएंगे, है ना, उसके अंदर इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन आएंगे, कहाँ पे क्या रखना है, क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें आएंगे वहाँ पे। बहुत सारे कंसेप्ट जो बोर्ड्स में अभी यूज़ नहीं होने वाले, अभी उनको हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। नीट जेईई के लिए मैंने पहले बोल रखा है, नीट जेईई के लिए जितना ज़रूरी है हम लोग वहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस यार कल करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस और एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो तुम्हारे इसमें काम आने वाले, उसको कल के समझेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा बोर्ड्स का प्रिपरेशन और नीट जेईई का प्रिपरेशन साथ साथ में चलता जाएगा, वन शॉट में। तो भैया हम लोग आ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो इलाका, किसका इलाका यार? अरे यार, इलाका होता है, इलाका भैया किसका इलाका? चार्ज का इलाका। फॉर एग्जांपल यार तुमको बताएं, हाँ, तुम ये खड़े हो और तुम्हारा ये इलाका है। अब इस इलाके में कोई और बंदर आ जाए, हाँ, कुत्तों का इलाका होता है यार, कुत्तों की बात करते हैं, ठीक है। डॉग्स बेसिकली क्या करते हैं यार, उनका एक पूरा फील्ड होता है, एक एरिया होता है। इस एरिया के अंदर कोई और डॉग अगर एंटर कर जाए तो ये डॉग उसको दौड़ा के भगाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। दिस इज कॉल्ड फील्ड। अगर चार्ज के फील्ड के अंदर कोई और चार्ज आ जाए तो या तो उसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा या रिपल्शन फोर्स लगाएगा। बात समझ में आई क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज इज द स्पेस अराउंड द चार्ज। इस एक चार्ज के अराउंड का स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि या तो अट्रैक्शन लगेगा, रिपल्शन लगेगा, ड्यू टू चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज। अगर मेरे इस चार्ज के, ये मेरा चार्ज है मेरे भाई, ये मेरा चार्ज है, इस चार्ज के इस क्षेत्र के अंदर आ गए, तो यहाँ पर तुम्हारे ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। एक क्यू चार्ज लेकर के आए, तो जैसे ही ये लगेगा यहाँ पे या तो ये अट्रैक्शन लगाएगा या तो रिपल्शन लगाएगा। अगर नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन लगाएगा यार, और पॉजिटिव होगा तो रिपल्शन लगाएगा। यानी कि उसके फील्ड के अंदर आते ही जैसे उसको फोर्स लगाना चालू करेगा। तो फील्ड को एक्सप्लेन कैसे करोगे? इट्स अ रीजन अराउंड चार्ज, है ना, वेयर अनदर चार्ज कैन फील और एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा क्या लिखा है भैया आपने? दूसरा लिखा है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलेंगे, है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं यार टेस्ट चार्ज, इसको बोलते हैं बेटा टेस्ट चार्ज। भैया बात समझ नहीं आई, हाँ, समझाते हैं। सुनो दोस्त, ये मानते हैं यार Q है, और ये Q के अराउंड में एक फील्ड होगा। इस फील्ड में एक छोटा सा चार्ज लाओ जिसकी वैल्यू टेंड्स टू जीरो हो। भैया अगर ऐसा चार्ज लेकर आऊँगा जिसकी वैल्यू टेंड्स टू जीरो होगी, एक बहुत छोटा चार्ज होगा, और इस बड़े चार्ज के सामने इस वैल्यू कोई नहीं होगी, तो इसकी फील्ड की वैल्यू भी कुछ खास नहीं होगी। हाँ, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा? देखते हैं, K Q अपॉन में R स्क्वायर।
यही फोर्स लग रहा होगा भैया। किसके ऊपर? ये इसके ऊपर लग रहा होगा, इसके ऊपर। पर इसको पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कितना लग रहा है निकालने के लिए मैं इसको पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा यार, है ना। फोर्स की वैल्यू को इसको डिवाइड कर दूंगा, और जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा। दैट विल बी योर, व्हाट इज योर, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। भैया समझ नहीं आया, मुझे पता था, आधे से ज़्यादा नहीं पढ़ जाते हो यार, यहीं पर न पढ़ जाते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम याद ऐसे समझो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भैया? ई के ऊपर वेक्टर, ई के ऊपर वेक्टर। ये होता है यार फोर्स अपॉन में क्यू, फोर्स अपॉन में क्यू, ये याद रखो, फोर्स अपॉन में क्यू। क्योंकि इस क्यू की वैल्यू को मैं फोर्स का वैल्यू रखने के बाद, फोर्स के फॉर्मूले को रखने के बाद क्यू की वैल्यू को जब डिवाइड करूंगा यार, तो मेरे ई की जो वैल्यू आएगी, ई वेक्टर की जो वैल्यू आएगी, दैट विल बी के क्यू बाई आर स्क्वायर, जो अभी मैंने निकाल के दिखाया था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले को रट्टा मारो, दोनों फॉर्मूले को रट्टा मारो जल्दी, ठीक है। हमारे सामने से हट गए हैं, दोनों फॉर्मूलाज को रट्टा मारो, ये लो रट्टा मारो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने डेफिनेशंस में देखा कि भैया फील्ड क्या है? भैया इलाका है। किसका इलाका है यार? चार्ज का इलाका है। इस इलाके में कोई भी आएगा तो या तो वो उसको अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर उसको रिपेल करते हुए इलेक्ट्रिक, है ना भाई, अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगाएगा भाई, है ना। अगर उसके फील्ड में आ गई, उसके इलाके में आ गई तब। भैया इसके बारे में कुछ कुछ बातें बताओ ना, अच्छा लगेगा। भैया रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है इसका? रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? तो यार रिप्रेजेंटेशन इसका बड़ा आसान सा है। इसको लिखोगे ई और इसके ऊपर लगाओगे यार ये वेक्टर साइन, ई और इसके ऊपर लगाओगे वेक्टर साइन। इसका मतलब इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, यस, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। भैया ये भी समझ में आ गई। और क्या है? और मसाला देखो, है ना, एक एक करके तुम्हारे लिए सब लिख के कहेंगे, है ना। भैया हमने ये कहा कि इट इज़ फोर्स experienced on unit positive charge, यानी कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स F अपॉन Q0। हमको ये बात याद रखनी है, है ना। इसका मतलब फोर्स ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? फोर्स इक्वल्स हो जाएगा यार तुम्हारा क्यू ई के, है ना। अपन क्यू, अरे कुछ भी हो सकती है ना वैल्यू, ई के बराबर होगी। ये दूसरा चीज़ जो तुमको याद होना चाहिए, अरे कुछ नहीं है, इसी को लिखा है, फोर्स की फॉर्मूले यहाँ पे रखे है, क्यू को ऊपर लेकर गए है, तो यहाँ पे एक नया चीज़ बना दिया है। और क्या किया है? यही तो है, रिप्रेजेंटेशन ई से कर रहे हैं। इट इज़ एन वेक्टर क्वांटिटी, इट विल हैव अ डायरेक्शन, और ये जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे यार यहाँ पे अपना पूरा डायरेक्शन के साथ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बस यही है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भैया? एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जिसके अंदर हम ये बोलते हैं कि जैसे ही इस फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर के आऊँगा तो वो चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा यार। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ तक क्या तुम लोग को बात क्लियर है ना? मैं फटाक से चेक कर लेता हूँ क्या सब चीज़ क्लियर है दोस्त? बिल्कुल क्लियर है। तो अब इसका यूनिट क्या होगा भैया, है ना? इसका भी तो यूनिट होना चाहिए। यूनिट क्या होगा? व्हाट इज़ द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड? ये होता है यार न्यूटन पर कूलम। भैया कैसे आया न्यूटन पर कूलम? अरे न्यूटन फोर्स का है, कूलम चार्ज का है, न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट बन गया। हाँ भैया ये बात तो सही है ना, ये बात तो सही है। अच्छा ये ऐसा यूनिट होगा? हाँ भैया ऐसा यूनिट होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये कैसा यूनिट होगा? ऐसा यूनिट होगा। क्या इसके बाकी यूनिट्स पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं। नहीं। हाँ, अपन ने मेन चीज़ देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। हाँ भैया ये सारी बातें समझ गई। इसका मतलब देखो ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाला अभी यहीं पे हम लोग समझ लेंगे थोड़ी देर में, है ना। लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फटाफट देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन हो गया, इट्स एन वेक्टर क्वांटिटी, दैट मीन्स इट विल हैव अ डायरेक्शन। एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है यार यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। ये जो Q0 लिखे हैं ना, दिस इज योर टेस्ट चार्ज। अब बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज अ टेस्ट चार्ज।
व्हाट इज अ टेस्ट चार्ज। तो यार व्हाट इज अ टेस्ट चार्ज पहले पढ़ते हैं, है ना, टेस्ट चार्ज को समझते हैं। टेस्ट चार्ज इज नथिंग बट वेरी स्मॉल चार्ज। एक ऐसा चार्ज है जिसकी वैल्यू टेंड्स टू 0 हो जाए, उसको अपन बोलते हैं यूनिट, मतलब टेस्ट चार्ज। बेसिकली इसको क्यों ले रहे हैं भैया, यहाँ पे डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्यू नॉट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो अगर ऐसा चार्ज लोगे जिसका खुद का कोई फील्ड ना हो तभी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर पाओगे। अदरवाइज दोनों तो के बीच में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। समझ में आई बात? हाँ भैया आ गई। चलो आगे की बात करते हैं, फिर आगे की बात कर, क्यों ना यार मैं यहीं पे लिख दूँ, है ना, यहीं पे लिख देते हैं, है ना, क्यों फालतू में एक और बार वो करेंगे। तो वेरी स्मॉल चार्ज विच डज नॉट इफेक्ट लिख लो, अफेक्ट, है ना, अफेक्ट लिख लो, अफेक्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड को यार अफेक्ट नहीं करना चाहिए, इतना छोटा चार्ज होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये फोर्स वाले के ऊपर एक और बात कर लेते हैं भैया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक काम करो ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, कुछ देर के लिए ऐसे समझ लो, ये होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ेंगे अपन क्या होता है भैया, इसके अंदर मैं क्यू चार्ज रख दूँ। अब ये डिपेंड करेगा, क्यू अगर पॉजिटिव है यार, याद रखना, है ना, याद रखना यहाँ पे, इफ़ क्यू इक्वल्स पॉजिटिव और इफ़ क्यू इक्वल्स टू नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, देन डायरेक्शन ऑफ एफ इज इन ई। इसका मतलब डायरेक्शन जो एफ होगा वही भैया ई फील्ड का होगा, यानी कि इधर जाएगा, इधर। अगर फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगी, सेम डायरेक्शन में लगेगी। लेकिन अगर नेगेटिव है देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या ये चीज़? हाँ दिख रहा है दोस्त, दिख रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ थी यार, है ना, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी थी। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। पॉइंट चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ना। हालांकि हमने देख लिया है, उसका पीछे फॉर्मूला देख लिया है, हम लोग बस उसको अभी यहाँ पे एक बार समझने वाले हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ओके भैया, ओके। क्या स्पीड हम लोग बढ़ा दें? बिल्कुल स्पीड बढ़ा दें, बिल्कुल, हाँ, क्योंकि बच्चे लोग को 5 घंटे के अंदर देना है और ऑलमोस्ट 4 घंटे हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 4 घंटे हो चुके हैं। 1 घंटे के अंदर पूरे चैप्टर को समाप्त कर देंगे, पूरे 1 घंटे के अंदर पूरे चैप्टर को समाप्त कर देंगे। चलो फटाफट से बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। भैया एक पॉइंट चार्ज के कारण से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाली है, ये जल्दी से बता दो। हाँ भैया एक पॉइंट चार्ज होगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 100 पॉइंट चार्ज बना लेते हैं, है ना। इस पॉइंट चार्ज के कारण से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताओ। इस पॉइंट चार्ज के कारण से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पर, है ना, क्या बताओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओगे। तो भैया जहाँ भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा वहाँ पे मैं एक छोटू सा चार्ज Q नॉट, है ना, एक Q नॉट चार्ज वो कर लूँगा, एज्यूम कर लूँगा, ठीक है भैया, कर लेते हैं। इसके बीच का डिस्टेंस यार मान लेते हैं R है ना, और ये बड़ा वाला चार्ज होगा Q, मान लिया बड़ा वाला चार्ज है Q। तो भैया अब इसका फटाक से बताओ क्या होगा, है ना। तो यार हमने बात किया इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स यार F, है ना, अपॉन में Q नॉट, यही बात किया था। अब यहाँ पे F की वैल्यू बता देना। F की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, है ना, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहाँ कि भाई ये कैपिटल Q होगा और ये Q नॉट होगा, ये Q नॉट होगा, डिवाइडेड बाय Q नॉट। अरे भैया यही तो फॉर्मूला पढ़ के आया ना, F बाई Q, तो भाई ये लगाओ और जैसे ही इसको सॉल्व करोगे, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही Q नॉट से Q नॉट कैंसिल होगा, ये बचेगा बेटा KQ बाय R स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी जनरेट होगी। जिसको क्लियर है जल्दी हाथ बताओ, जल्दी हाथ उठाओ कि हाँ भैया हमको क्लियर हो गया, हमको बात क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इतना ही होने वाला है। हमें भाई कुछ नहीं करना है, हाँ ना, लेट अस अज्यूम दिस एंड उसके बाद ये फॉर्मूला लगाकर यहाँ पे आंसर लिख देंगे। फटाफट से इसको नोट करो, ठीक है। फिर अपन आगे का करते हैं, चलो अब आगे की बात करते हैं। भैया अब हमको क्या ये फॉर्मूला याद रखना है, यस, है ना, E इज इक्वल्स टू KQ बाय R स्क्वायर। दिस इज फॉर द मोड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के साथ चाहिए, तो एक काम करो KQ बाय R स्क्वायर यहाँ पे लगा दो R कैप,
आर कैप लगा दो, और उसके बाद का कहानी तो तुमको पता है यार, तुम के क्यू लिखोगे, के क्यू लिखोगे, फिर नीचे में लिख दोगे आर क्यूब और यहाँ पे लगा दोगे आर वेक्टर, है ना। ये हो गया यार तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्लियर है क्या? हाँ भैया क्लियर है, यहाँ तक की बातें तो हम लोग को क्लियर है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं भैया इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे बात कर लेते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस लिखो ना, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस। भैया ये बिल्कुल फोर्स के जैसे चलेगा क्या? हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस। अरे जैसे जैसे अभी हम लोग कूलम्स लॉ में देखते आए हैं, बस वैसा ही वैसा चलेगा। अब देखो कूलम्स लॉ के क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड से सॉल्व हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन कूलम्स लॉ से सॉल्व हो जाते हैं, बात खत्म। बहुत आसान है, बिल्कुल सेम टू सेम कंसेप्ट रहता, सेम टू सेम कंसेप्ट रहता है यार। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं प्लस क्यू डाल दूँ और यहाँ पे भी मैं प्लस क्यू डाल दूँ, अब ऑब्वियस सी बात है हम लोगों ने ये वाला टाइप का देखा है ना, ये वाला टाइप का देखा है। अब मैं बीच में रख देता हूँ कहीं पे, है ना, बीच में रख देता हूँ कहीं पे, है ना, यहाँ पे रख दिया, चलो क्यू रख दिया, क्यू नॉट रख दिया। यहाँ पे बोलो इस बीच वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। चलो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ ड्यू टू दिस। भैया बहुत आसान सी बात है ना, बहुत आसान सी बात है। इसको यार प्लस क्यू लिख लो, ऐसा लिख लो। भैया बहुत आसान सी बात है कि अगर इन दोनों के बीच में सेम चार्जेस है तो यार ये कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भैया। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो इस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में देखूंगा तो इस डायरेक्शन में रहेगा। अच्छा, तुम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे समझाएं, है ना, तुम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे समझाएं? बेटा ध्यान देना, अगर पॉजिटिव चार्ज है यार तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स निकलेगी, ठीक है। क्या तुम लोगों ने ये बोला कि भैया हम लोग को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं पढ़ाई? मैं रुको पढ़ाऊँगा, है ना, आगे है वो टॉपिक, आगे है वो टॉपिक, है ना, ये रहा। पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड्स बनाने हैं, रेडियली आउटवर्ड्स बनाने हैं, और नेगेटिव से रेडियली इनवर्ड्स बनाने हैं, रेडियली इनवर्ड्स बनाने हैं। सबको यार पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस वाले के कारण से लगने वाला इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इस वाले के कारण से लगने वाला इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस, दिस इज ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस। यानी कि इस पॉइंट पर भैया एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है, तो क्या यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि क्यू या फिर ई नेट जीरो हो जाएगा? हाँ हो सकता है, मे बी डिपेंडिंग ऑन भैया इस पॉइंट पर इन दोनों चार्जेस की कितनी ताकत है ना, इस पॉइंट पर कितनी चार्जेस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। बात समझ में? भैया इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ना हमको, इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है। हम कैसे बता दें इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है? तो वहाँ पे चेक करेंगे, और अगर इक्विलिब्रियम पे है तो वहाँ पे ई नेट हम लोग का क्या आएगा? जीरो आएगा। बस यही तो चीज़ है। दिस इज ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस और दिस इज ड्यू टू, है ना, पॉइंट चार्ज। बात खत्म, वेक्टर फॉर्म में भी हो गया। अब हम लोग आगे चीज़ें पढ़ने चालू करते हैं, है ना, आगे थोड़ी सी डिफिकल्ट वाली चीज़ें जहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन पूछना चालू करता है ना। हम लोग को ज़्यादा थोड़ी ना पढ़ना है, हम लोग को थोड़ा सा ही पढ़ना है ना। बहुत सारे का तो डेरिवेशन तुमको पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो सिर्फ जिसका पूछता है, जिसका पूछ सकता है उसी को पढ़ते चलेंगे। और कल के क्लास में मैं तुम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाता चलूँगा कि किस किस क्वेश्चन के डेरिवेशन या किस किस क्वेश्चन को, है ना, अपने को इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। हालांकि ये चैप्टर सबके लिए है, फॉर बोर्ड्स एंड फॉर नीट एंड जेई। और नीट एंड जेई की बात करोगे तो डेरिवेशन वहाँ पे भी नहीं पूछता है, और बोर्ड के अंदर बहुत लिमिटेड तरीके से डेरिवेशन पूछता है। तो हम लोग लिमिटेड तरीके से डेरिवेशन करने वाले हैं, और एक दिन एग्जाम के पहले मैं तुमको सारे डेरिवेशन वापस से रिवाइज कराऊंगा। तो वहाँ पे हम लोग सारे डेरिवेशंस अच्छे से करेंगे। यहाँ पे हम लोग को कंसेप्ट समझना है, टॉपिक समझना है, और किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उस चीज़ को देखना है। क्या पढ़ना है वही चीज़ को देखना है। बस हम लोग को 5 घंटे के अंदर इस पूरे लेक्चर को ख़त्म कर देना है यार, ठीक है। क्योंकि देखो कोई मतलब नहीं है इस लेक्चर को प्रोलॉन्ग करने का, है ना। ये चैप्टर 5 घंटे से ज़्यादा रिक्वायर नहीं चाहिए, है ना। 5 घंटे के अंदर अपन इस लेक्चर को पूरा समाप्त कर देंगे आज के आज, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना। 1-2 घंटे का वो लेक्चर हो जाएगा, तो हमारे वही 7 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ऑलमोस्ट वही बात हुई ना, 7 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो गया, और फिर हमारा अगला चैप्टर चालू हो जाएगा, है ना। तो चैप्टर को ज़्यादा उतना ही टाइम देंगे जितना उसको ज़रूरत है ना, उतना ही टाइम देंगे जितना उसको ज़रूरत है। चलो, तो यहाँ तक का इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कहानी समझ में आ गया। अब यार इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू को फटाफट से बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग कितना होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग कितना होने वाला है। मैं पहले से ही बोलता चल रहा हूँ कि अपन इस लेक्चर को समराइज़ करके 5 घंटे के अंदर एक शॉट में कंप्लीट कर रहे हैं। इस लेक्चर को जब इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया जाए, डिटेल में चढ़ाया जाए, तो ये कम से कम 15 से 20 लेक्चर लेता है यार। और 15 से 20 लेक्चर 1-1, 2-2 घंटे से ज़्यादा के होते हैं। यानी कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है।
इस कारण से इसको कंप्रेस करके हम लोग शॉर्ट करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि भैया हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, तो जिस चीज़ की ज़रूरत है हम सिर्फ वही करते चलेंगे, जिस चीज़ की ज़रूरत है हम सिर्फ वही करते चलेंगे और इस चैप्टर को यार ख़त्म करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, जितना ज़रूरत है उतना ही देखो ना यार। देखो क्या है, अगर तुम्हारी इसकी बात करें है ना, नीट जेईई की, तो ये अच्छा खासा वेटेज रखता है, हाँ नो डाउट ये अच्छा खासा वेटेज रखता है। पर ये खाली अकेला चैप्टर नहीं है, इसके बाद पोटेंशियल वाला है, वो भी बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है। इलेक्ट्रिसिटी वाला है, वो भी अच्छा खासा चैप्टर वो रखता है। फिर मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म है, वो भी अच्छा खासा वेटेज रखता है। यानी कि ये जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं इन सबके अच्छे खासे वेटेज हैं। अच्छे खासे वेटेज है मतलब इसके 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म होते हैं। अब ये बताओ, बोर्ड्स के अंदर ये जब 14 चैप्टर पढ़ोगी तो 14 चैप्टर्स में से हर में से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आने चाहिए, एक या 2 क्वेश्चन आने चाहिए। तो भैया क्या हम पूरे चैप्टर के अंदर से इतने सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो उसके अंदर से सिर्फ 1-2 क्वेश्चन नहीं निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यार, चैप्टर को अच्छा खासा कंप्रेस करके जो चीज़ ज़रूरत है उसी चीज़ को सिखाते हुए चल रहे हैं। क्योंकि मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ तुमको गॉस थ्योरम से आने वाला है, इस बार मैं बोल रहा हूँ कि गॉस थ्योरम से गारंटी तुम लोगों को क्वेश्चन आने वाला है यार। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से चलते चलो, है ना, तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, इस गारंटी मेरी है, हाँ। और बाकी क्लास में मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस करा दूंगा, और अगर कोई टॉपिक छूट जाए तो वो कल के क्लास में कवर हो जाएगी, है ना। अगर ऐसा तुमको लगे, हालांकि छूट नहीं रहा, हम सारे टॉपिक्स को पढ़ते चल रहे हैं, बस थोड़ा फास्ट पेस कर रहे हैं, है ना, पेसिंग फास्ट कर रहे हैं। अब उस चीज़ को जितना टाइम देना चाहिए उतना ही टाइम देंगे तो ज़्यादा बेटर है ना, ज़्यादा बेटर है। चलो यार फटाफट से एक रिंग की बात कर लेते हैं। ये हमने रिंग बना दी, है ना, ये हमने रिंग बना दी, यस। यहाँ पे भैया चार्जेस होंगे इस तरीके से, पॉजिटिव मान लो, है ना, कोई भी चार्जेस हो सकते हैं, पॉजिटिव मान लो, फटाफट से पॉजिटिव बना लो यार, पॉजिटिव, यस बन गया, यस सर। मैं बोल रहा हूँ यार इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दे, फटाफट से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। अब भैया हमको पॉइंट चार्ज के कारण से तो पता था, अब यहाँ पर क्या काम करें, तो एक काम कर, एक छोटा सा DL लेंथ का यहाँ पे काट ले, छोटा सा इतना सा हिस्सा काट ले। इस हिस्से के कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, है ना। ये सेंटर है, अच्छा इसका रेडियस कितना है भैया, R रेडियस है ना, इसका होल रेडियस कितना है, R रेडियस है यार। तो यहाँ से भैया अगर मैं बात करूँ, है ना, ये सेंटर से जुड़ने वाली डिस्टेंस x डिस्टेंस है, मान के चलते हैं x डिस्टेंस है। तो यहाँ पर तुम लोग यार एग्जाम के वाले दिन कैसे लिखोगे, लेट द रिंग, है ना, विल लेट द रिंग, है ना, चार्ज कंटिन्यूस रिंग, है ना, विथ रेडियस r, है ना, इज फ्रॉम सेट सेंटर, है ना, तो पॉइंट P देयर इज अ डिस्टेंस x, ठीक है। इस तरह की कहानी बना लेना। अब यहाँ पर देखो हमने जो काटा है लेंथ का, इसके कारण से यार, इसके कारण से फटाफट से बताओ कि यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा कि नहीं आएगा। हाँ भैया, इस कारण से इस पॉइंट पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा। सिमिलरली इस पॉइंट पे एक छोटा सा ये काट लूँ तो उस कारण से इधर निकल के आएगा, यहाँ पे काटूँ तो इधर निकल के आएगा। यानी कि इस पूरे सर्कल में मैं छोटे अगर, है ना, छोटे अगर DQ लेंथ को काट लूँ तो उस DQ के कारण, है ना, ये हमने क्या लिखा है, DQ काटा है, तो भैया इस DQ के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी दैट विल बी DE। एक छोटे से चार्ज के कारण एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। और अगर मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा भैया कि आंसर मेरा क्या आने वाला है, मेरा आंसर क्या आने वाला है। सही बात है भैया, है ना, मुझे पता चल जाएगा। अच्छा अब ये बताना बेटा, क्या ये एंगल इधर वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा। हाँ भैया ये तो हो गई, है ना, इस तरीके से अगर एक्सटेंड कर दे तो ये तो हो गई, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। मैंने तुमको सिखाया है, हाँ मैंने तुमको बताया है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को अगर सॉल्व करना है तो उसको रिजॉल्व करना आना चाहिए यार, है ना, रिजॉल्व करना आना चाहिए। तो भैया इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में थीटा होता है उस डायरेक्शन में हम लिखेंगे DE cos थीटा। जिस डायरेक्शन में थीटा होता है उस डायरेक्शन में cos थीटा लिखते हैं यार, और जिस डायरेक्शन में cos थीटा नहीं होता उस डायरेक्शन में लिखते हैं sin थीटा। अब भैया ये बताना कि अगर मैं इसके कारण से बना रहा हूं तो इधर DE cos थीटा, इधर की D sin थीटा, और अगर यहाँ पर सोचता तो इधर की तरफ जाता तो DE cos थीटा तो इधर ही लगता, क्योंकि एंगल तो इधर ही है, लेकिन ऊपर की तरफ लगता है DE sin थीटा, ऊपर की तरफ लगता भैया DE sin थीटा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, याद रखना, एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, ध्यान देना। इस तरीके से यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, तो भैया अगर ये फोर्स लगेगा तो इसका इधर ही की तरफ लगेगा एक, है ना, एंगल तो इधर ही है ना यार, एंगल तो इधर ही बनेगा ना, इसका एंगल तो इधर ही बनेगा, तो इसके कारण से DE cos थीटा इधर ही डायरेक्शन में रहेगा और DE sin थीटा इसके ऊपर आ जाएगा। दैट मीन्स भैया कि यहाँ पे जितने भी साइन थीटा वाले हम लोग के कंसेप्ट होने वाले हैं, साइन थीटा वाले जितने भी होने वाले हैं, है ना, वो सारे के सारे क्या होने वाले हैं भैया, कैंसल आउट होने वाले हैं।
डी ई, हाँ इन वाई डायरेक्शन में देखूँ, डी इन वाई डायरेक्शन देखूँगा तो डी ई साइन थीटा निकालूंगा यार, डी ई साइन थीटा निकालूंगा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है यार 0 हो जाएगी, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेगी, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेगी। अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता, हाँ पूरे इसका, तो मुझे क्या करना था, मुझे ई वाई वाले डायरेक्शन को प्लस कर देना था यार ई एक्स वाले डायरेक्शन से, है ना। अब ये जो ई बोल रहा हूँ इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मुझे ये करना था, जिसमें से वाई वाले की कहानी खत्म, वाई वाले की कहानी खत्म। देन तो भैया हम लोग एक्स निकालेंगे, ई एक्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन निकालेंगे, निकालो भैया, ये सारे ऐड हो रहेंगे। तो क्या हम यहाँ पे 2DE cos थीटा ले लें? नहीं, ये एक्सप्लेन करने के लिए समझाया है कि क्यों वाई वाला कैंसिल हो जाएगा और सारे के सारे हम लोग को DE cos थीटा मिलेने हैं, है ना, ये एक्सप्लेन करने के लिए समझाया है। तो भैया यहाँ पे लिखना क्या है, मुझे लिखना है DE cos थीटा, हाँ भैया यही लेंगे। अब एक काम करो, इसको खोलना चालू करो भैया, DE को खोलते हैं। DE इज़ नथिंग बट के क्यू, जो कि यहाँ पे होगा छोटा वाला चार्ज, तो लिखोगे के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा आर स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होने वाला है यार, यहाँ पे आर की वैल्यू जो हम लोग नीचे लिखते हैं, है ना, अगर मैं उसको आर बोलता हूँ, यहाँ पे आर स्क्वायर बोलता हूँ, ठीक, चलो लिखते हैं, पहले यहाँ पे ये लिख लेते हैं, है ना, मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा होने वाला है ना, मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा होने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं यार कि आर क्या होगा, है ना, सिंस, है ना, आर विल बी इक्वल्स टू, भैया मैं कहाँ से कहाँ देख रहा हूँ, जल्दी बताओ। मैं भैया इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट से दे रहा हूँ, तो मुझे इस वाले की लेंथ पता होनी चाहिए। इस वाले की लेंथ बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या निकल के आ रही है भैया, इट विल बी आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, अरे यही तो होता है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो आर इसकी वैल्यू आएगी। पूरे इसकी पाइथागोरस थ्योरम लगाना आता है कि नहीं आता तुमको, है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे लिख दे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तुम लगाओगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वी इक्वल्स टू ये होना चाहिए। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यार, रूट अंडर आर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये वाला आएगा, है ना। इस वैल्यू को पुट कर दो, तो ये बनेगा भैया के डी क्यू अपॉन में, है ना, रूट अंडर, अच्छा इसका तो होल स्क्वायर रहेगा ना, तो ये स्क्वायर रहने के बाद आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। भैया कैसे, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इसकी पावर में हाफ, ये लिख सकता हूँ, और हाफ में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो वो वाली कैंसिल हो जाएगी, इस कारण से ये बचेगा। और भैया कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा यहीं पे समझाए क्या, है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चेक कर लेते हैं, मालूम चलो समझाया और ख़त्म हो गया, देखा हल्का सा इधर हो जाता, हल्का सा इधर कर लेते हैं, बस चलिए ध्यान दीजिए भैया, कॉस थीटा होता है हमारा, है ना, बेस बाई हाइपोटेनस, भैया बेस कौन सा है हमारा, बेस एक्स है यार, एंगल के साथ जुड़ा हुआ लाइन एक्स, है ना, मतलब एंगल के साथ जुड़ा हुआ लाइन बेस कहलाता है, तो बेस हो गया भैया हमारा एक्स, और हाइपोटेनस की वैल्यू ये भाई हाइपोटेनस की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में हाफ। भैया जरा इनको ऐड कर दे, क्या करो, यही तो हम चाहते हैं कि तुम करो इसको ऐड। अच्छा ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं बेटा, हम लोग ये निकाल रहे हैं DE, है ना, ये हम लोग निकाल रहे हैं DE cos थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये DE होगा, है ना तुम्हारा, ठीक है भैया, DE इन वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एक्स डायरेक्शन ये है। चलो इसको सॉल्व करो यार, तो ये फटाफट से निकल के आएगा भैया, दिस विल बी, है ना, के, अच्छा ये तो हो ही है ना, डी क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू में 3/2, ये आ गया हमारा DE x। भैया इंटीग्रेट कर दे, क्या इंटीग्रेट करो, हाँ लिमिट्स पुट करो, इंटीग्रेट करो। जैसे ही मैं इंटीग्रेट करूँगा तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना था यार, है ना, टोटल चार्ज कितना था ज़रा बताना। टोटल चार्ज तो भैया इसके अंदर Q है, कैपिटल Q है, टोटल चार्ज तो इसके अंदर कैपिटल Q है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब मैं E इन वाई डायरेक्शन निकालूंगा, तो दैट विल बी के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का होल 3/2। दिस इज योर आंसर। क्या तुमको ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू याद हुई, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2? क्या तुमको ये वैल्यू याद हुई? ये वैल्यू याद करनी है, फटाफट याद करो, ये वैल्यू याद करनी है, फटाफट याद करो, हाँ ना, फॉर्मूला शीट में ऐड हो जानी चाहिए, अब इस फॉर्मूले के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स, है ना। हम लोग का डेरिवेशन यहाँ पे होता है यार समाप्त, है ना, हमारा डेरिवेशन यहाँ पे होता है समाप्त। इस तरीके से तुमको निकालते चलना है
है ना। तो आई होप यार तुम लोग कैच कर रहे होगे है ना। ऑब्वियस ही बात है, लेक्चर लंबी होने वाली है, नॉर्मल लेक्चर से लंबी होने वाली है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है कि ये सोच ले कि भैया ये तो बहुत लंबा हो गया, है ना। पर यार इससे छोटे में अगर मैं समअप कर दूँ, तो उन लोगों का क्या होगा जिन लोग पहली बार देख रहे हैं, है ना, उन लोगों का तो हालत ख़राब हो जाएगा। तो जिन लोग पहली बार देख रहे हैं उन लोग के लिए तो करना ज़रूरी है, उन लोग के लिए एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, उन लोग को समझाना ज़रूरी है। तो अपन धीरे धीरे इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, आज के आज ही ख़त्म करेंगे और ऑब्वियस करेंगे, है ना। चलो, जैसे कि मैंने कहा है कल भी एक लेक्चर आएगा और उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे, मतलब तुम गारंटी ले लो उसके अंदर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना। 2-3 घंटे का वो लेक्चर रहेगा यार, है ना। वो भी लेक्चर अच्छा खासा लंबा होगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इतना लंबा तो नहीं होगा, है ना, कि अपन पूरा का पूरा वन शॉट जैसा ले, थोड़ा सा छोटा रहेगा बट लेंगे, है ना, उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो भैया ड्यू टू रिंग में हम लोग को समझ में आ गया। अब इसके अंदर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो क्या निकल के आया यार, है ना, ड्यू टू रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आया है दैट वॉज KQX अपॉन में R² प्लस में X² अपॉन में 3/, यस, दिस इज़ योर फॉर्मूला, ये याद होना चाहिए। सुनते चलना, है ना, अब सुनते चलना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे। तो इफ़ x इक्वल 0, ज़रा डायरेक्शन समझते चलना यार, है ना। ये हमारा x होने वाला है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमने x लेकर रखा था। अब x की वैल्यू को 0 कर दूंगा तो चीज़ सेंटर पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? हाँ भैया सेंटर पे आ जाएगी, बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगी, है ना, यहाँ पे आ जाएगी सेंटर पे। अगर x की वैल्यू 0 कर दूँ तो ये डिस्टेंस पूरा 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे सेंटर पे आ जाएगी और इसके ऊपर इस तरीके से चार्ज है। अच्छा, अब हमने ये वाली बात तुम लोग को बताई नहीं है, हाँ, तो यहाँ पर हम लोग बता देते हैं अभी तुम लोग को, है ना। हैशटैग करके लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड at the center of any symmetrical charge body is 0। भैया ये बात कैसे पता चली? ध्यान देना। एक काम करो, ऐसा बनाओ, ये लो, यहाँ पे प्लस क्यू डालो, यहाँ पे प्लस क्यू डालो, यहाँ पे प्लस क्यू डालो, यहाँ पे प्लस क्यू डालो। मुझे पता है मैंने ना सॉल्व नहीं करा था, इस कारण से तुम लोग को पता नहीं है ना, इसलिए तुम लोग को पता नहीं है ना, इसलिए तुम लोग को ये वाली बात नहीं पता थी। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कल कराने का सोच रखा है इस कारण से। भैया इस क्यू के कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, यस, इस क्यू के कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। भैया इसके कारण से यहाँ लगेगा, इसके कारण से यहाँ लगेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यानी कि अगर सिमेट्रिकल चार्ज के बीच में रखूंगा तो सारे के सारे चार्ज अपने अपने अपोजिट डायरेक्शन में उस पर, है ना, धक्का लगाएंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर, और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू को, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को क्या कर देंगे दोस्त, कैंसिल आउट कर देंगे। इस कारण से अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा, तो देखना मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए यार, 0 हो जानी चाहिए। भैया करके दिखाते हैं, हाँ, KQ यहाँ पे रखो मल्टीप्लाई बाय 0 और नीचे में भी रखोगे 0। भैया यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 0 क्या मतलब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड तो गायब ही हो गई, यस। इससे ज़्यादा और क्या प्रूफ चाहिए? जैसे ही कि हम लोग x की वैल्यू को 0 कर रहे हैं तो यार ये कहाँ पे आ जाएगी, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, है ना। x 0 करने का मतलब कहाँ पे है, सेंटर ऑफ द रिंग। अगर सेंटर ऑफ रिंग पे तुम्हारे से एक क्वेश्चन पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो भैया वहाँ पे 0 होगी, ठीक है। इफ़ x इक्वल्स इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड विल टेंड टू इन्फिनिटी। ऐसा बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि x की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो e की वैल्यू भी इन्फिनिटी ही आएगी, ऐसा लोगों को लगता है, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। भैया कैसे पता आपको? हाँ ध्यान देना बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू मैं इन्फिनिटी पुट कर दूंगा और नीचे में भी x की वैल्यू मैं इन्फिनिटी पुट कर दूंगा, तो समथिंग बाई समथिंग, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, x वाली डिस्टेंस इन्फिनिटी पे हो गई तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यार 0 हो जाती है। याद रखना, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। जब मैं इन्फिनिटी पे ले जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर मैं इफ़ x की जो वैल्यू है यार, x की जो वैल्यू है दैट इज मच स्मॉलर देन r, भैया x की जो वैल्यू है ये r के डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा छोटी है, तो ऑलमोस्ट यहीं कहीं होगी, है ना, r के, है ना, ऑलमोस्ट यहीं कहीं होगी। तो भैया एक बार फॉर्मूला पे लगाएं, KQ, अच्छा ऊपर में तो x रहने दो, नीचे में ज़रा बात करते हैं। भैया यहाँ पे क्या होगा, R² होगा प्लस में x² होगा और 3/2 होगा। हाँ भैया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यार r की वैल्यू बहुत बड़ी है, अगर बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो उसमें से छोटी सी वैल्यू को ऐड करूँ नहीं करूँ क्या मतलब होता है? तो इसको इग्नोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसको इग्नोर कर दो। तो भैया ये क्या बना, KQ अपॉन में R²। भैया कैसे आएगा देखते जाओ।
मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो ये इसको कैंसिल कर देगा, इसको कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई के क्यू, अच्छा ये वाली भी वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना, टेंस टू 0, हाँ इस कारण से, ठीक है, आर क्यूब के बराबर आएगी, यहाँ पे आर क्यूब के बराबर आएगी, के क्यूब बाय आर क्यूब के बराबर आएगी। ठीक है भैया, ये बात समझ में आ गई भैया। इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर, बहुत बड़ा है एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगेन पुट करो ना, के क्यू ऊपर में एक्स रहेगा, नीचे में क्या हो जाएगा बेटा, आर की वैल्यू को घटा देंगे, आर की वैल्यू को घटा देंगे, एक्स में 3/2 बचेगा, तो 2 को कैंसिल कर देगा और नीचे में बचेगा एक्स क्यूब, लेकिन ऊपर वाला एक्स नीचे वाले इसको हटा देगा, तो ये बन जाएगा यार के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे एक्स होगा ना, यहाँ पे एक्स होगा, इसको इग्नोर थोड़ी नहीं करना है, यहाँ पे एक्स होगा, सॉरी यहाँ पे एक्स होगा, के क्यू एक्स अपॉन में आर क्यू, ये लिखेंगे के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। दोनों नोट्स को नोट करो, दोनों चीज़ को नोट करो, एक सेकेंड। क्या ये चीज़ तुम लोग को अब दिख रही है? अब दिख रही है, हाँ है ना, उस समय दिख नहीं रही होगी लाइट के कारण से, इसलिए मैंने हम लोग लाइट को थोड़ी देर के लिए गायब किया है। अब फटाफट से नोट करो, ठीक है, मैं वापस ला रहा हूँ, हाँ फटाफट से नोट करो। चलो भैया ये बात तो समझ में आ गई। इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, है ना, जब ये वाली कंडीशन होगी तब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये पागल, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा। अब भैया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ये वाला यार पॉइंट चार्ज के जैसा है, सेम एज पॉइंट चार्ज, सेम एज पॉइंट चार्ज। क्या तुमको ये बात ऑब्जर्व हुई कि नहीं हुई? क्या ये तुमको बात ऑब्जर्व हुई कि नहीं हुई? भैया ऑब्जर्व तो हो गई, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे होगा, सिमेट्रिकल होगा तो 0 होता है, वो वाली बात हम लोग को क्लियर है, ठीक है। तो वो वाली बात को आप हटा सकते हो चाहो तो, है ना। यहाँ पे ग्राफ आ जाएगा यार, हमारे यहाँ पे ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्त एक ग्राफ बना लेते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। क्या ग्राफ बनाना है यार, है ना, ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, है ना। मैं देख लूँ एक बार सब चीज़ क्लियर है कि नहीं है ना, सारी चीज़ें अच्छे से दिख रही है कि नहीं दिख रही है ना, दिख रही होगी, होपफुली दिख रही होगी। अब यार एक्स और ई का हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, एक्स और ई का हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है भैया। अब ये मैं बोल रहा हूं कि अगर x की वैल्यू 0 है, ये x की वैल्यू 0 होगी ना, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तब e की वैल्यू भी 0 है। x की वैल्यू 0 है तो e की वैल्यू 0 है, और इन्फिनिटी पे भी e की वैल्यू 0 है। दैट मीन्स ऐसा आएगा भाई, ग्राफ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? यस भैया, बिल्कुल यही ग्राफ आएगा, बिल्कुल यही ग्राफ हमारा फॉलो होने वाला है। और यार इधर भी ऐसे ही होगा, इधर भी ऐसे ही होगा। अच्छा बहुत लोग बोलेंगे कि भैया ये किसका ग्राफ है? ये ई मॉड का ग्राफ है बेटा, ई मॉड का ग्राफ है, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव चीज़ नहीं होगी, है ना, नेगेटिव चीज़ नहीं होगी, इस कारण से पॉजिटिव चीज़ चल रहा है ना, इस तरीके से पॉजिटिव चीज़ चल रहे हैं। क्या ये तुम लोगों को समझ में आया? इस तरीके का ग्राफ समझ में आया? भैया यहाँ पे मैक्सिमम दिख रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम फील्ड दिख रही है, ये होता है यार तुम्हारा r/√2, r/√2, ठीक है। ये क्योंकि हम लोगों ने पॉजिटिव वैल्यू के लिए बनाई है, इसलिए हम लोग के पास ग्राफ जो है ऊपर आई है। अदरवाइज हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनाए, है ना, वेक्टर क्वांटिटी के लिए बनाए, तो नेगेटिव वैल्यू को अलाउ कर दे, है ना, नेगेटिव वैल्यू को भी अलाउ कर दे। तो हम लोग को यार कुछ पहले इस तरीके का खींचना पड़ेगा, है ना, ग्राफ दोनों ही डायमेंशंस में खींचना पड़ेगा। एक सेकेंड रखिए, है ना, एक सेकेंड रुकेंगे, और यहाँ पे इस तरीके का बना देते हैं, ये ऐसा और ये ऐसा। चलो ये और ये ऐसा बनता है यार, ऐसा बनता है, ठीक है, ऐसा बनता है। चल फटाफट से नोट करो, फटाफट से नोट करो, है ना, मैं सामने से हट रहा हूँ, फटाफट से नोट करो, जल्दी जल्दी बनाओ। चलो ये वाली चीज़ दिख रही है, वेरी गुड, है ना। अब यार बहुत सारे लोग अगर इसको देख रहे होंगे, है ना, बहुत सारे लोग इसको देख रहे होंगे, और अगर तुम लोग को यार पसंद आ रहा होगा, है ना, पसंद आ रहा होगा तो ठीक है, और किसी को कोई डाउट होगा, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी कि भैया इसमें आपको ऐसा नहीं बताया है, आपने ऐसा नहीं बताया, हमको ऐसा भी जानना है, तो उस हिसाब से यार मुझे बताते चलना, है ना, उस हिसाब से मुझे बताते चलना, ताकि मैं क्या करूँ, अपग्रेड कर सकूँ, है ना, इस पूरे इसको लेक्चर को और अपग्रेड कर सकूँ। अभी देखो हमारे पास जिस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है, जिस तरीके का अभी वो है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास और अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो और अच्छे से बनाएंगे। चलो फटाफट से देखते चलो, है ना। भैया हमने ये वाली बात तो कर ली,
अब और क्या बात करनी थी हम लोग को, है ना, ये तो बात कर ली। अब भैया हम लोग को ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एट आर इक्वल्स, एट स्मॉल आर इक्वल्स रूट, मतलब आर अंडर रूट 2, ये उसकी वैल्यू होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू लिख लो, एक्स की वैल्यू, दिस शुड बी द एक्स वैल्यू फॉर द मैक्सिमम ये। तो भैया ई मैक्स अगर हम लोग को कैलकुलेट करने दे दे, ई मैक्स हम लोग को कैलकुलेट करने दे, क्या भैया ये वाला क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, इसके बहुत चांसेस हैं। मगर के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 3/2, है ना। लगाना चालू करते हैं यार, लगाना चालू करते हैं। के क्यू एक्स की वैल्यू यहाँ पे आर लगा दो, है ना, नीचे में चला जाएगा यार √2, ठीक है। यहाँ पे आर स्क्वायर तो है ही है, प्लस में यार तुम्हारा आर बाई, है ना, आर बाई √2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 3/2, ठीक है। इसको नोट करके चलना, एक सेकंड यार, दरअसल है ना बाहर बहुत हल्ला हो रहा है, कोई लोग है ना चिल्ला विला रहे हैं, तो उसके ऊपर ध्यान मत देंगे, ठीक है। वेरी गुड, चलो अब भैया इसको सॉल्व करना चालू करना बहुत आसान है। के क्यू आर, है ना, अपॉन में यहाँ पे √2 होगा भैया। अच्छा ये √2 कैसे है? r/√2 रखा है ना इस कारण से, ठीक है भैया। आर स्क्वायर है, हाँ आर स्क्वायर है, प्लस में भैया अंदर में क्या लिखेंगे? ऑब्वियस सी बात है यार, आर स्क्वायर लिखो, नीचे में तुम लोग यार 2 लिख दो, है ना, नीचे में 2 लिख दो, मल्टीप्लाई बाय में यार, है ना, तुम्हारे पास 3/2 था, ओवरऑल में 3/2 था। अच्छा भैया एक काम करते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बोलो क्या काम करना है भैया? एक काम करो, इसमें से इसको काट दो, है ना। कैसे काटें? यानी कि 3 को मल्टीप्लाई कर दो और बाकी चीज़ों को अपन देख लेंगे, ठीक है। जैसा तुम कहोगे वैसा करेंगे, जैसा तुम कहोगे यार वैसा करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लिया, पहले अंदर वाली चीज़ को सॉल्व कर लिया, आर स्क्वायर प्लस ये वाले को सॉल्व कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है भैया। तो √2, है ना, नीचे में ले लो यार 2, है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर, है ना, तो ये ऊपर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। अब इसके बाद 3/2 है, है। चलो सॉल्व करना चालू करो भैया। 3/2 को में से 3 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1/2 को बाहर रहने देते हैं, ठीक है। तो √2, है ना, जैसे ही मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँगा, दिस विल बिकम 27R6, 27R की पावर में 6, 2 × 3 हो जाएगा 6 भैया। नीचे में हो जाएगा 8, और बाहर में बचा है पावर हाफ भैया। इसको फर्दर ऑन सॉल्व करो, आप होपफुली दिख रहा होगा, ठीक है भैया। इसको √2 को √2 रहने देते हैं, इसको लिख देते हैं √3, हाँ 3√3, है ना, 3√3, आर की पावर में 6, ये रहने देते हैं। नीचे में कर देते हैं भैया इसको 2√2, हाँ। अच्छा ये तो बन गया हमारा, है ना, ये बन गया हमारा। अब भैया इसके पावर में है हाफ। क्या तुम लोग को ये दिख रहा है? क्या तुम लोगों को ये मेरे भाई दिख रहा है? मैं चेक करूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये लो, चलो तो यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है भैया। हमने इसका रूट निकाला तो 3√3 आर का क्यूब और नीचे में 2√3 बना, ठीक है। अब √2 को उड़ा दो, √2 को उड़ा दो, तो बचा क्या बेटा? बचा क्या हम लोग के पास? बचा भैया ऊपर में के क्यू भी चल रहा ना, के क्यू आर भी चल रहा, हमने नीचे वाले चीज़ को ही सॉल्व किया है। तो यहाँ पे लिखे फाइनली, है ना, यहाँ पे लिखे फाइनली भैया। ये क्या था? ये हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया था, है ना, यहाँ पे हमने इस वाले चीज़ को सॉल्व किया था। तो यार ये फाइनली क्या बन जाएगा? के क्यू ऊपर में आर है, नीचे में लिखा है यार, नीचे में तुम्हारा लिखा है 3√3 आर, है ना, और उसका क्यूब है, और अपॉन में ये 2 है, भैया ये 2 ऊपर भेज दो, और ये आर से आर कैंसिल कर दो, हाँ। तो ये क्या बनेगा भैया? 2 टाइम्स ऑफ के क्यू, याद रखना, है ना, ये 2 से 2 है, ये ऊपर जाकर के पलट जाएगा, तो 2/1 है, तो ये 1/2 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। अच्छा ऐसा, सॉरी, है ना, ये ऊपर आके नीचे आ जाएगा, देखते हैं, अरे यार सही तो है ना, ये 2/1 है, तो ये उल्टा जाकर के ऊपर चले जाएगा, ठीक है, सही है। के क्यू बाय, है ना, यहाँ पे 2 है, 3√3 आर का स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर, 2 टाइम्स ऑफ के क्यू, है ना, √3 अपॉन में आर स्क्वायर, ये होगा इसका आंसर। ये देख लो फटाफट से, वेरी गुड, हो गया डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हाँ अब आगे बढ़ते हैं भैया। हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाल ली। अच्छा देखिए, अब हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर यार, ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है ना, लेकिन कुछ टॉपिक्स अभी भी बचे हुए हैं, अब प्रॉब्लम ये है कि चलो हम दूसरा डिस्कस कर ले पहले, है ना, और उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं।
एक सेकंड रुकेंगे। चलो आना डिस्कशन टाइम, कुछ देर, हाँ थोड़ी देर बात करते हैं। देखिए हमारा प्लान तो ये था कि आज के चैप्टर को पूरा वन शॉट में कंप्लीट करें, है ना, वन शॉट में कंप्लीट करें। लेकिन ये पूरे लेक्चर को जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना, जिस दिन मैं पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये लेक्चर को, हुआ ये है कि मुझे 2-3 काम आ गए थे, जिसके कारण से ये पूरा वन लेक्चर शॉर्ट में एक साथ बन नहीं पा रहा है ना। बन नहीं पा रहा है क्या मतलब है भैया, मैं इस चीज़ को बहुत तरीके से बना रहा हूँ, है ना, बहुत टाइम से बना रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट ये 3-4 घंटे हो चुके हैं, 3-4 घंटे से ज़्यादा हो रखे हैं, ठीक है। तो अब ये लेक्चर को जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिस इज कुछ है ना 4.5 घंटे हो चुके होंगे, है ना, होपफुली भाई 4 घंटे 40 मिनट ऐसा कुछ चल रहा होगा, हाँ। तो ये लेक्चर इतने देर से चल रहा है कि इसको अभी एंड करना पड़ेगा, क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस, है ना, ड्यू टू सम रीजंस कुछ काम है, है ना। इस कारण से इस लेक्चर को यार आज अभी इस वाले जगह पे एंड करना पड़ रहा है। हालांकि मैंने प्रॉमिस किया था कि वन शॉट पे आएगा लेक्चर्स, ठीक है, तो सारे के सारे चैप्टर्स वन शॉट पे आएंगे यार, है ना। हम लोग का ये 70% चैप्टर हम लोग का खत्म हो रखा है, 30% कुछ चैप्टर बचा है, जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ड्यू टू लॉन्ग वायर समझना है, मतलब अगर स्ट्रेट इन्फिनिटी क्या बोलते हैं लेंथ का क्या बोलते हैं रॉड है, तो उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, है ना, ये देखना है। फिर सेमी सर्कुलर आर्क देखना है, ये सारे देखने हैं। फिर हम लोग को बेसिकली कुछ वो देखने हैं, है ना, डाइपोल देखने हैं, डाइपोल के कारण से इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, एक्सियल पे कितना बनता है, ये चेक करना है। और फिर हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा यार गॉस थ्योरम, है ना। गॉस थ्योरम के कारण से जो 3 उसके एप्लीकेशंस होते हैं, गॉस का स्टेटमेंट और उसके 3 एप्लीकेशन, बस ये है। बहुत छोटे शॉर्ट टॉपिक है, बहुत बड़े नहीं है। और मैं बोल रहा हूँ कि गॉस से तुम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ये वाले क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से हम लोग चैप्टर को यार कल कंटिन्यू करेंगे, है ना, कल कंटिन्यू करेंगे। मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग को आने वाला था, जो चैप्टर के अंदर क्वेश्चन डिस्कशन वाला आना है ना, जो क्वेश्चन डिस्कशन वाला आना है, उस वाले में हम लोग स्टार्टिंग के 1 घंटे के अंदर या पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे, है ना, पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते चलेंगे। तो होपफुली सेकंड वाला जो लेक्चर आएगा, मतलब जो कल वाला लेक्चर आएगा हम लोग का, वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ड्यू टू इसके जो चैप्टर के हैं ना बचे हुए चीज़ हैं उसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन डिस्कशन आएंगे, तो वो भी ऑलमोस्ट वही 2-3 घंटे का, है ना, वो लेक्चर बनने वाला है। और सिर्फ ये पहले चैप्टर के लिए है, सिर्फ पहले चैप्टर के लिए है, क्योंकि वही बात है, हमने अभी वन शॉट सीरीज़ चालू की है। तो ये क्या होता है, पहले फ्लो में नहीं आ पाता है, पहले फ्लो में नहीं आ पाता है तुरंत, पर उसके बाद के चैप्टर सारे के सारे फ्लो में आ रहे होंगे। और वन शॉट के अंदर, मतलब वन शॉट के अंदर एक लेक्चर के अंदर ही खत्म हो रहे होंगे, ठीक है। तो है ना, ये वाले चैप्टर के लिए यार, है ना, मेरे दोस्तों, मेरे मन में बहुत दिनों से ये बात थी कि तुम लोगों ने यहाँ पे आया, है ना, इस वीडियो को देखा, मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत मज़ा आया कि तुम लोगों ने इस वीडियो को पूरी तरीके से देखा। इस वीडियो के नीचे मैं तुम लोगों को नोट्स के लिंक, हाँ, और नोट्स के लिंक के साथ साथ तुमको प्रैक्टिस शीट के लिंक्स और मॉड्यूल के लिंक्स तुम लोग को मिल जाएंगे यार, ठीक है। बहुत सारे लोगों को बोला होगा, ठीक है, कि वन शॉट में ख़त्म करने वाले थे, लेकिन चलिए किसी कारण से हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए इस वाले को वन शॉट में, लेकिन आगे के सारे चैप्टर सर वन शॉट में क्लियर होंगे। और ये वाला लेक्चर हम लोग के कल वाले में इसमें अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट। और अगर तुमको यार ये पूरे लेक्चर मज़ा आया होगा, इस लेक्चर में पढ़ने पर तुम लोग को पूरे की पूरी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड अगर समझ में आई होगी यार वन शॉट वाले के अंदर, है ना, हम लोग डिटेल में समझते चल रहे हैं, हम लोग बिल्कुल शॉर्टकट नहीं मारे, हम लोग डिटेल में समझते चल रहे हैं जो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम लोग को यार पसंद आया होगा तो ऑब्वियस ये बात है, बिल्कुल कमेंट करके बताओ, हाँ, मुझे और कोई ज़रूरत है और कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बताओ, फटाफट से बताओ, है ना। एक शॉट में हम लोग ये नहीं बना पाए इस बार, अगले बार जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर को जरूर से देखना, जो कि कल 10 बजे आ जाएगा। नेक्स्ट वाला लेक्चर जो है कल 10 बजे आ जाएगा। और ये वाला लेक्चर, है ना, ये वाला लेक्चर तुम लोग को होपफुली मज़ा आया होगा, ठीक है। अब ट्राई तो किया मैंने कि यार पूरा डिटेल में कवर कर दें, ठीक है, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं होता, बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कर दें, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ट्राई कर रहे हैं, धीरे ट्राई कर रहे हैं, जैसे जैसे एंगेजमेंट बढ़ता जाएगा हमारे चैनल के साथ यार, वैसे हम लोग और इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा चीज़ों को मेहनत करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाते चलना, और तब तक के लिए बाय बाय।